And then for organic and inorganic chemistry, you have a very experienced teacher, Amit Kumar Gautam sir, AKG. I thank you, Amit sir, for joining PW. Amit sir has a very vast experience and is very strong in concept. आप एक बार इनका डेमो लेक्चर जरूर देखना. He will be teaching you organic as well as inorganic. इन्होंने inorganic लेक्चर का एक डेमो बनाया है. आप धीमे धीमे उसको आगे बढ़ना और जैसे जैसे आप लेक्चर देखते जाओगे आपको लगेगा यार केमिस्ट्री मुझे टफ लगती थी, ये तो हलवा है. क्या प्यारे मेमोनिक्स है इनके पास, क्या प्यारा पढ़ाने का तरीका है, और सबसे बड़ी चीज कितने खतरनाक इनके कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको पता चल जाएगा उस डेमो लेक्चर से. अगर मैं अमित कुमार गौतम सर की बात करूं तो 15 साल से ज्यादा केमिस्ट्री पढ़ाने का एक्सपीरियंस है. ही हैज ट्रेन्ड मोर देन 25,000 स्टूडेंट्स इन ऑफलाइन, नॉट ऑनलाइन. आज सर ऑनलाइन में तो लाखों बच्चों का भला करने जा रहे हैं. एंड दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू. हम सभी बच्चों के लिए, मैं भी इनके सामने बच्चा हूं, 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, तो इनसे बहुत कुछ सीखने को हमें मिल सकता है. इनका डेमो लेक्चर आप देख सकते हो यकीन 2.0 के अंदर, कोटा एक्सप्रेस के अंदर. Hey everyone, this is Amit Kumar Gautam. I am your friend, your mentor, your teacher. I again welcome you all in this most innovative, amazing and powerful program of Physics Wala. Physics Wala is the place where your all the dreams comes true. If you have the dream to do your MBBS from one of the top medical college of India, in that case beta you are at the right place with the right person, where we provide the easy and accurate explanation of every difficult topic. Okay, and so that the topic become more interesting and more easier for you. In today class I will going to discuss the Cannizzaro reaction and aldol condensation for you. It is the part of organic chemistry. In the Yaqeen 2.0 कोटा एक्सप्रेस बैच मैं आपको ऑलरेडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और आपकी स्टडी काफी स्मूथली चल रही होगी. और मेरे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. मैं आपके ब्लैंक कैनवस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी कलर भरने वाला हूं, ताकि आपके पास एक साल बाद जो आपको पेंटिंग मिले उसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से आपकी जो पेंटिंग है वो और भी ज्यादा खूबसूरत होनी चाहिए. तो बेटा जब भी हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो जैसे आपको पता है बेटा ये तो बहुत ही स्पेशल केमिस्ट्री है. जो हम नेचर की बात करते हैं, जो अर्थ इतनी ब्यूटीफुल है, वो क्यों है? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से ही इतनी ज्यादा सुंदर लगती है. आप मार्स की वीडियो देखो, मून की वीडियो देखो, उनके सरफेस पे सब कुछ सूना सूना लगता है. कुछ लगता है यार कुछ कमी है. क्या कमी है बेटा? क्या कमी है? और दूसरे प्लेनेट पे जो हमारे प्लेनेट पे है, हमारे प्लेनेट पे ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, हम एग्जिस्ट करते हैं, आप एग्जिस्ट करते हैं, आप मुस्कुराते हो, मैं भी मुस्कुराता हूं. इस तरीके के जो इमोशंस हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन किसी दूसरे प्लेनेट पे ये वाली बात नहीं है, इसीलिए वो बिल्कुल सूने सूने हैं. तो बेटा आज की केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होने वाली है. ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी ही स्पेशल है, बिकॉज जब भी हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो मेरे लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है द साइंस बिहाइंड द एवरी ह्यूमन थिंग. अगर आप थोड़ा सा उदास हो, इमोशनल हो, आप खुश हो, मुस्कुरा रहे हो, 32 दांत दिखा रहे हो, या फिर आप रो रहे हो, बहुत दुखी हो, रो रो के नदियां बहाना चाहते हो, या फिर आप अपने आप को इन लव फील करते हो, तो बेटा ये जितने भी इमोशंस हैं आपके अंदर, ये जितने भी केमिकल लोचे हो रहे हैं जो आपकी मेंटल स्टेट को डिस्टर्ब करते हैं, कभी खुश करते हैं, कभी उदास करते हैं, ये कौन से कंपाउंड हैं? ये बेटा सारे के सारे जितने भी केमिकल लोचे होते हैं हमारे दिमाग में, वो सारे के सारे किस लिए होते हैं? वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से होते हैं. अगर यहां वीडियो में मैं मुस्कुराता हूं तो ये इंडक्शन इफेक्ट होता है, आप भी स्क्रीन की उस तरफ मुस्कुराने लगते हो. क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ केमिकल सीक्रेशन होते हैं, कुछ केमिकल लोचा होता है, जिसकी वजह से आप भी एक बार मुस्कुराने पे मजबूर हो जाते हो. तो बेटा यहां पे जो हम केमिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं ये भी हमसे रिलेटेड है, हमारी लाइफ से रिलेटेड है, हमारे इमोशन से रिलेटेड है. ऑर्गेनिक कंपाउंडों के बारे में पहले बेटा माना जाता क्या था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम
यहां पे अर्थ पे आर्टिफिशियल तरीके से नहीं बना सकते हैं। ये भगवान की देन है। ये इंसानों के पास इतनी ताकत नहीं है, इतनी दैवीय क्षमता नहीं है कि भगवान की बनाई हुई चीज को हम यहां पे अर्थ पे आर्टिफिशियल बना सके। इसीलिए एक साइंटिस्ट आए थे, बर्जीलियस, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। उस थ्योरी के हिसाब से उन्होंने बोला था, बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंडों में कुछ मिस्टीरियस फोर्सेस होते हैं और उन मिस्टीरियस फोर्सेस की वजह से ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। उन मिस्टीरियस फोर्स वो एक तरह से गॉड लाइक फोर्स होते हैं जो कि भगवान ने बनाए हुए। हम इंसानों के पास इतनी क्षमता नहीं है, इतनी दैवीय शक्ति नहीं है कि हम उनको लैब में बना सके। इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को या तो हम किसी लिविंग बॉडी के अंदर बनाते हैं या फिर लिविंग बॉडी से फाइंड आउट किया जाता था। लेकिन आपको भी पता है इंसान की खोपड़ी हमेशा काम करती रहती है, तो उन्होंने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने और मेहनत की और मेहनत करी और फाइनली यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको लैब में बनाया गया था साइंटिस्ट वोलर के थ्रू। और आज की डेट में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम देखते हैं, समझते हैं, उन सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंडों को हम लैब में बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं अपना एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारो रिएक्शन। और आप जल्दी ही ये देख लोगे कि किस तरह से मैं ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके फिजिकल केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कई सारे कॉन्सेप्ट ले आता हूं और कैसे आपकी जो केमिस्ट्री है वो एक तरह से आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो लेकिन फिजिकल भी होती जाएगी, फिजिकल पढ़ रहे हो और ऑर्गेनिक भी होती जाएगी। क्या आपने कभी एलिमिनेशन रिएक्शन में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, एडिशन रिएक्शन में, क्या आपने कभी एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में सोचा है? क्या आपने सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी प्रिंसिपल में गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में, डेल्टा एस के बारे में, डेल्टा एच के बारे में सोचा है? या फिर आपने कभी रिएक्शन को सॉल्व करते हुए उसमें स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाया है जो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं? अगर नहीं तो आप बेटा मेरी केमिस्ट्री को देखिए, मैं आपको सोचने पे और समझने पे मजबूर कर दूंगा कि कैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बाकी केमिस्ट्री के पोर्शन को इन्वॉल्व कर सकते हैं और ये सारी केमिस्ट्री कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर जो कि बेस्ड है एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारो रिएक्शन पे। बेटा एल्डोल कंडेंसेशन जो होता है, देखिए ये कोई साइंटिस्ट का नेम नहीं है। कई बार बच्चे जो सोचते हैं कि भाई एल्डोल कंडेंसेशन ये तो कोई साइंटिस्ट का नेम लगता है जिस साइंटिस्ट ने इसको बनाया। नहीं बेटा, ये साइंटिस्ट का नेम नहीं है, ये प्रोडक्ट का नेम है जो कि उस रिएक्शन में बनेगा। कई बार क्या होता है बेटा, मैं अपने बच्चों को समझाता हूं कि बेटा नाम में ही कई सारी चीजें छुपी होती हैं। जैसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन, तो हाइड्रा मतलब होता है वाटर और वाटर का एडिशन कर दो तो हाइड्रा प्लस एडिशन क्या हो गया? हाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन क्या होगा भाई? हाइड्रेशन होता है वाटर का एडिशन, तो डिहाइड्रेशन होगा भाई वाटर को रिमूव कर दो। मेरी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो गई, पसीने पसीने हो गई, सारा पानी निकल गया, डिहाइड्रेशन हो गया भाई, यही तो डिहाइड्रेशन होता है। डी पहले समझिए हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन प्लस एडिशन क्या होगा? हाइड्रोजनेशन। तो डिहाइड्रोजनेशन क्या होगा भाई? जो हाइड्रोजन ऐड किया था उसी को रिमूव कर दो, ये क्या हो जाएगा? डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा, डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूं हाइड्रोहेलोजनेशन, तो हाइड्रोहेलोजनेशन का मतलब क्या है? हम HX ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ हेलोजन भी ऐड कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको बोलता हूं डीहाइड्रोहेलोजनेशन, तो ये कौन सी रिएक्शन होने वाली है? जैसे कि हाइड्रोहेलोजनेशन में हमने हाइड्रोजन और हेलोजन को ऐड किया था, उसी तरह से हम यहां पे डीहाइड्रोहेलोजनेशन में हम उनको रिमूव करने वाले हैं, HX को रिमूव करने वाले हैं। तो बेटा कई बार नाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें छुपी हुई होती हैं। जैसे कि यहां पे नाम आप देखिए तो आपको पता चलेगा, ये जो नेम है ये है अपना एल्डोल। एल्डोल का यहां पे बेटा मतलब क्या है? यहां पे एल्डोल स्टैंड करता है एल्डिहाइड के लिए, N प्लस एल्कोहल के लिए। हमने क्या किया बेटा? यहां से एल्डोल का, एल्डिहाइड का ALD ले लिया और एल्कोहल का OL ले लिया और उसको साथ में मिला के हमने एल्डोल लिख दिया। मतलब ये जो एल्डोल है ये बताता है कि कुछ रिएक्शन होती होंगी कहीं पे भी और उनका जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्डोल बनता है। एल्डोल का मतलब क्या है कि उन रिएक्शन के प्रोडक्ट में
एल्डिहाइड के साथ साथ एल्कोहल का भी ग्रुप प्रेजेंट होता है, क्योंकि एल्डिहाइड और एल्कोहल एक साथ प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम उन रिएक्शन को एल्डोल बोल देते हैं। अब बेटा ये एल्डोल कंडेंसेशन, ये जो कैनिज़ाओ रिएक्शन आप पढ़ते कहां पे हो भाई? ये जो एल्डोल कंडेंसेशन और ये जो कैनिज़ाओ रिएक्शन है, आप तो ये 12th में पढ़ते हो। कौन से चैप्टर में पढ़ते हो? कार्बोनाइल कंपाउंड में पढ़ते हो। कार्बोनाइल कंपाउंड कौन सा चैप्टर है भाई? एल्डिहाइड और कीटोन का जो चैप्टर है वो ही कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं। तो इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में, और एल्डिहाइड और कीटोन में जो मैक्सिमम रिएक्शंस होती हैं वो एल्डिहाइड भी देते हैं और कीटोन भी देते हैं। तो ये बात यहां पे भी लागू होती है, ये जो एल्डोल कंडेंसेशन है ये एल्डिहाइड भी देंगे और कीटोन भी देंगे। तो आप बोलोगे सर जैसे हमने एल्डोल और अल्कोहल को मिला के एल्डोल बोल दिया, क्यों ना मैं कीटोन और अल्कोहल को मिला के केटोल बोल दूं? तो बेटा नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन मेनली एल्डोल एल्डिहाइड ही देते हैं। ये वाली जो रिएक्शन है ये मेनली एल्डिहाइड ही देते हैं, एल्डिहाइड इस रिएक्शन को शो करते हैं, इसीलिए इन रिएक्शन को मेनली एल्डोल बोलते हैं, केटोल नहीं बोलना है। मैं आपको जो मैकेनिज्म बताऊंगा वो एल्डिहाइड की भी बताऊंगा और कीटोन की भी बताऊंगा, और आपको साथ में ये भी समझा दूंगा कि ये रिएक्शन क्यों एल्डोल देते हैं और कीटोन इतनी ज्यादा इन रिएक्शन को फेवर नहीं करते हैं। तो बेटा इसको समझते हैं कि भाई एल्डोल तो अब आपको समझ में आ गया कि भाई जो प्रोडक्ट बनेगा सर के अकॉर्डिंग उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा, एक अल्कोहल ग्रुप होगा, तो इसीलिए हमने उसको एल्डोल बोल दिया। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन वो जो एल्डोल कंडेंसेशन है वो कौन देगा ये भी मैंने आपको बताया। ये रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड दे सकते हैं, कीटोन भी दे सकते हैं, लेकिन एल्डिहाइड ज्यादा देते हैं, कीटोन ज्यादातर इन रिएक्शन को नहीं देते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया। लेकिन कौन से एल्डिहाइड, क्या फॉर्मल्डिहाइड देगा, बेंजल्डिहाइड देगा, एसिटाल्डिहाइड देगा, कौन से एल्डिहाइड इस रिएक्शन को देने वाले हैं? तो इसके लिए बेटा एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी कंडीशन है, उस कंडीशन को आप याद रख लोगे, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। पहले ही स्टेप में आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो एल्डिहाइड है ये एल्डोल देगा या फिर ये वाला जो एल्डिहाइड है ये कीटोन देगा। कैसे पता करते हैं बेटा? पहले तो आप समझिए कि कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल ग्रुप है हमारे पास, ये जो CO ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। अगर इस कार्बोनाइल ग्रुप में हमने एक साइड में H लगा दिया तब तो ये 110% एल्डिहाइड ही होगा। अगर कार्बोनाइल ग्रुप में किसी एक तरफ H लगा हुआ है तो वो एल्डिहाइड हो जाता है, दूसरी तरफ आपकी मर्जी है, आप जो लगाना चाहो वो लगा सकते हो। लेकिन अगर कार्बोनाइल ग्रुप में दोनों ही तरफ कार्बन हो, कार्बोनाइल ग्रुप में लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों ही तरफ कार्बन हो, तो उसको हम बोलते हैं कीटोन। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं हाउ मेनी कार्बन एटम आर रिक्वायर्ड टू गिव द कीटोन, कीटोन बनाने के लिए कम से कम कितने कार्बन एटम की आवश्यकता होती है? 1 2 3 4। तो आपका आंसर आना चाहिए 3, क्योंकि कीटोन बनाने के लिए कार्बोनाइल ग्रुप में भी एक कार्बन हो गया और एक कार्बन आपको एटलीस्ट लेफ्ट चाहिए, एक कार्बन आपको राइट चाहिए। तो कीटोन बनाने के लिए 3 कार्बन की आवश्यकता होती है। अगर इसको मैं इस तरह से पूछता हूं भाई एल्डिहाइड बनाने के लिए कितने कार्बन की जरूरत होती है, तो आपका क्या आंसर आना चाहिए बेटा? एल्डिहाइड बनाने के लिए 2। आपने बोला 2 नहीं, कम से कम 1 कार्बन की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको पता है एक फॉर्मल्डिहाइड भी होता है जिसमें दोनों साइडों में हाइड्रोजन लगे होते हैं और यहां पे केवल 1 कार्बन की भी आवश्यकता होती है। तो बेटा अब समझो कि जैसे हम नेमिंग कैसे करते हैं, जैसे आपने ये वाला एक कंपाउंड देखा, ये वाला कोई कंपाउंड मान लेते हैं, यहां पे हमारे पास जो कार्बोनाइल कार्बन एटम होते हैं, ओके, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट होते हैं। कार्बोनाइल कार्बन एटम जो होंगे वो हमारा रेफरेंस पॉइंट होंगे, वहीं से हम गिनती स्टार्ट करते हैं। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। उसके पहले वाला कार्बन अल्फा हो जाता है। अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। जो दूसरा वाला कार्बन है वो बीटा हो जाता है। बीटा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन लगे होंगे उनको हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। उसके बाद वाला अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड सो ऑन, ऐसे आप आगे काउंटिंग कर सकते हो। कार्बन को
डिफाइन कर सकते हो और हाइड्रोजन को भी डिफाइन कर सकते हो। अब इसके पास देखिए, फॉर्मल्डिहाइड के पास, इसके पास कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। इस वाले कंपाउंड के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा? ये कार्बन पहला, ये भी अल्फा है, और ये कार्बन इधर साइड में पहला, ये भी अल्फा है। तो यहां पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? यहां पे 5 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कितने अल्फा कार्बन है, तो एक अल्फा कार्बन ये, एक अल्फा कार्बन ये, 2 अल्फा कार्बन है। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कितने बीटा हाइड्रोजन है, तो ये वाला कार्बन बीटा है, तो एक बीटा कार्बन वहां पे हो जाता है। और बीटा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? तो 3 बीटा हाइड्रोजन है हमारे पास। इस तरह से आप बता सकते हो। अगर मैं आपको इसके बारे में पूछूं एसिटाल्डिहाइड के पास, तो आप देखिए यहां पे बेटा एक अल्फा कार्बन है जिसपे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बेटा अब क्वेश्चन वो ही आया कि भाई इन रिएक्शंस को कौन देता है, इस तरीके की रिएक्शन को कौन देता है? तो आपको याद रखना है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स एंड ऑब्वियसली कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन विद अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड एंड कीटोन विद अल्फा हाइड्रोजन gives aldol condensation। बेटा अगर मैं आपको यहीं पे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि भाई ये मैंने आपको 3 कंपाउंड बताए, कंपाउंड नंबर 1, कंपाउंड नंबर 2 एंड कंपाउंड नंबर 3, इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो कि एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा? तो आप देखो पहले वाले के पास एसिटाल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। जो तीसरा मॉलिक्यूल है इसमें 2-ब्यूटेनॉन, इसमें भी क्या है भाई, यहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन है और यहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। ये भी एल्डोल देगा, अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी एल्डोल देगा, अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। और जहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते वहीं पे कौन सी रिएक्शन होती है बेटा? आपको पता होगा वहीं पे कौन सी रिएक्शन होती है? वहीं पे कैनिजारो रिएक्शन होती हैं, जो कि हम आज ही पढ़ने वाले हैं। इसको एक साथ इसीलिए मैंने लिया है क्योंकि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो एल्डोल देंगे, वो कैनिजारो नहीं देंगे, और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कैनिजारो देंगे, वो एल्डोल देंगे। तो आपका एक साथ ही दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा। तो आपको बेटा ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि एल्डिहाइड या फिर कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो सारे के सारे कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। कैसे होता है? यहां पे ये जो रिएक्शन होती है ये इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट OH माइनस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन एसिड कैटेलाइज्ड भी होती हैं। ओके, एसिड कैटेलाइज्ड भी होती हैं। तो एसिड कैटेलाइज्ड भी आपको मैं मैकेनिज्म समझाऊंगा। मतलब आप क्या याद रखते हो? एल्डोल कंडेंसेशन एसिडिक मीडियम में भी होगी और एल्डोल कंडेंसेशन बेसिक मीडियम में भी होने वाली है। मेनली ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में होती है, लेकिन एसिड की प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन होने वाली है। ठीक है बेटा। और क्या करना है? अगर इन रिएक्शन में एल्डोल कंडेंसेशन मतलब इस तरह से साइन हो, डाइल्यूट OH माइनस, उसके बाद हीट का भी साइन हो, तो आपको याद रखना है कि यहां पे आपको डिहाइड्रेशन भी कराना है। आपको यहां पे क्या करना है? यहां पे आपको डिहाइड्रेशन भी कराना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको रिएक्शन के स्टार्टिंग में ही बता दिए। कौन कौन से पॉइंट मैंने बताए हैं बेटा? यहां पे जो भी रिएक्शन होगी उनमें फाइनली एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों ग्रुप प्रेजेंट होंगे, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? एल्डोल बोलते हैं। ये रिएक्शन मेनली एल्डिहाइड शो करते हैं। कीटोन इतनी ज्यादा इन रिएक्शन को शो नहीं करते हैं। ये रिएक्शन किसकी होती है? ऐसे एल्डिहाइड या फिर ऐसे कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, वो तो ये रिएक्शन को देगा।
जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो एल्डोल नहीं देंगे, वो कैनिजारो देखेंगे। वो इसीलिए आपको मैंने दोनों एक साथ बताया है। ये जो रिएक्शन है ये डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में होती है। आपको जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट 90% जो रिएक्शन दे रखी होंगी वो बेस की प्रेजेंस में होंगी, लेकिन इन रिएक्शन को बेस के साथ साथ एसिडिक मीडियम में भी कराया जा सकता है। अगर एल्डोल कंडेंसेशन में बाद में डाइल्यूट NaOH के बाद एक स्टेप और दे रखा है हीट का, तो वहां पे आपको डिहाइड्रेशन करा देना है। लास्ट स्टेप में कैसे कराते हैं, क्या होने वाला है, उसको आइए समझते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहां पे बेटा पहले देखो मैं एक एसेटाल्डिहाइड का एग्जांपल लेता हूं। हमेशा जो मॉलिक्यूल है वो दो दिए होंगे। अगर आपको एक भी दिया है बेटा ना तो टेंशन मत लो, ये एल्डोल ही हो रहा होगा। यहां पे मॉलिक्यूल कितने दिए होंगे, दो दिए होंगे। तो यहां पे मैं दो मॉलिक्यूल ले लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन कम से कम हो। भाई दो हमारे पास एसेटाल्डिहाइड है। पहले मैं केवल यहां पे डाइल्यूट बेस लेता हूं, एक बार रिएक्शन खत्म करने के बाद आपको समझा दूंगा कि किस तरह से हमें डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट भी बनाना होता है। अब देखते हैं बेटा ये किस तरह से रिएक्शन होगी। हमारे पास यहां पे है CH3 जिसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, COH और एक है बेस। बेटा बेस को क्या चाहिए होता है, बेस को चाहिए होता है H पॉजिटिव, बेस को चाहिए होता है प्रोटॉन। तो ये जो बेस है ये क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन से एक अल्फा कार्बन से एक अल्फा हाइड्रोजन को निकालेगा। किसने निकाला, ये बेस ने एक अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन को निकाल लिया, जिसकी वजह से कार्बन का इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दोनों ही इलेक्ट्रॉन कार्बन पे ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है, अल्फा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है। और ये कुछ इस तरह से बनता है। ये एक फास्ट इक्विलिब्रियम स्टेप होता है। एल्डोल फॉर्मेशन की जितनी भी रिएक्शन है वो सारी की सारी फास्ट इक्विलिब्रियम होंगी, रिवर्सिबल होंगी। ये आपको याद रखना है बेटा। क्या बताया मैंने, एल्डोल में जितनी भी रिएक्शंस होंगी वो सारी की सारी रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, सबसे पहले हमारे पास बनता है CH2 नेगेटिव COH प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ओके, अब ये देखिए बेटा एक इंटरमीडिएट हमारे पास बना हुआ है। इस इंटरमीडिएट के बारे में समझते हैं, इसमें खास क्या है। देखिए बेटा CH2 नेगेटिव COH। अब क्या होगा बेटा, ये जो पाई बॉन्ड है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, ये पूरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया, कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया। तो ऑक्सीजन पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। रेजोनेंस हो जाता है यहां पे, और रेजोनेंस के बाद क्या बनता है, CH2O नेगेटिव H। और इस तरह से यहां पे रेजोनेंस होने लगता है। और आपको पता है बेटा जैसे ही रेजोनेंस होते हैं वो सिस्टम को स्टेबलाइज करते हैं। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज इनोलेट आयन बन गया। ठीक है बेटा, जैसे ही हमने H पॉजिटिव निकाला वैसे ही क्या होने लगा, सिस्टम में रेजोनेंस आ गया और वो अपने आप को रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज करने लगा। तो बेटा अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई ये जो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है ये आखिर आपने क्यों बोल दिया ये एसिडिक हाइड्रोजन है, बेस ने इसी को क्यों निकाला। भाई बेस के पास हो सकता है बीटा गामा डेल्टा की भी चॉइस हो, लेकिन बेस ने अल्फा को ही क्यों निकाला, आखिर अल्फा हाइड्रोजन ही एसिडिक क्यों हो गया। तो उसका बेटा बहुत सीधा सा रीजन है कि अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो जो अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है वो रेजोनेंस में अपने आप को स्टेबलाइज करता है। रेजोनेंस सिस्टम स्टेबल होते हैं, वो अपने आप को काफी ज्यादा स्टेबल कर लेते हैं, इसीलिए उस अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकलने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जब वो बाहर निकलेगा रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस उसको स्टेबलाइज करेगा। तो बेटा आई थिंक आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी। और आप अब किसी को भी जवाब देने वाले हो, कोई भी आपसे पूछेगा भाई ये ही क्यों निकाला, बीटा क्यों नहीं निकाला, डेल्टा क्यों नहीं निकाला, गामा क्यों नहीं निकाला, तो आपके पास आंसर होना चाहिए कि भाई
एल्डिहाइड कीटोन में जितने भी हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो सारे के सारे बड़े ही एसिडिक होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको निकालने के बाद हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज आता है वो अपने आप को रेजोनेंस में स्टेबलाइज करता है। ठीक है बेटा, ये तो अपना पहला स्टेप हो गया। अब देखते हैं अगला स्टेप। अगले स्टेप में क्या होगा बेटा, देखो एक हमारे पास इसी तरीके का एसेटल्डिहाइड का मॉलिक्यूल और भी है, और एक अपने पास ये इंटरमीडिएट बना हुआ है इनोलेट आयन टाइप का CH2 नेगेटिव COOH। अब आप देखो बेटा, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां पे होगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यहां पे होगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। मतलब आप बोल सकते हो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है वो कौन सा सेंटर होता है, वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस होते हैं वो सेंटर कौन सा होता है, वो होता है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो न्यूक्लियोफाइल क्या चाहेगा, न्यूक्लियोफाइल चाहेगा भाई मैं अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दूं, कोई मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले। और इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो वो क्या चाहेगा भाई मेरे को कोई आके इलेक्ट्रॉन दे जाए ताकि मेरा जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाए। तो होगा क्या बेटा, होगा भी कुछ इस तरह से है। इस बार ये जो अपना नेगेटिव है इस H पॉजिटिव पे अटैक करने वाला है। किस तरह से अटैक होगा, ये कार्बन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ये अपना ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ये अपना कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं। ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे फुल नेगेटिव आता है, कार्बन पे फुल पॉजिटिव आता है। और जब कार्बन पे फुल पॉजिटिव आता है तो ये वाला CH2 जाके यहां पे अटैच हो जाता है, और हमारे पास क्या बनता है देख लेते हैं। हमारे पास इस बार बनने वाला है, आगे वाले स्टेप के जो रेट कांस्टेंट है उसको लिखूंगा K3। क्या बनने वाला है, अब हमारे पास बनने वाला है CH3O नेगेटिव। इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी है, और ये वाला कार्बन अब CH2COH से जुड़ा हुआ है। ये बन गया बेटा। अब आप देखो, ये जब हमारे पास बना CH3CHO नेगेटिव CH2COH, वाटर भी होगा। सॉल्यूशन तो कैसा है, डाइल्यूट है, तो वाटर तो हर जगह होगा। और आप देखो ये जो OH माइनस है ये कैटलिस्ट है। ये OH माइनस जो है ये क्या है, ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनका जो कंसंट्रेशन होता है वो रिएक्शन के पहले और बाद में बराबर ही होता है। यहां पे हमने एक OH माइनस को यूज कर लिया है, तो अगर एक OH माइनस हमने ले लिया है तो देना भी पड़ेगा। जो भी आप लेते हो लोन उसको चुकाना तो पड़ेगा, लिया है तो देना तो पड़ेगा। क्योंकि कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनका कंसंट्रेशन थ्रू आउट द रिएक्शन सेम रहता है। तो अगर आपने एक OH माइनस सिस्टम से ले लिया था तो एक OH माइनस सिस्टम को दोबारा से देना पड़ेगा, ताकि वो OH माइनस रीजनरेट हो और फिर से जाके किसी ना किसी रिएक्शन को दे। ठीक है बेटा, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि OH माइनस क्योंकि हमने एक ले लिया, अगर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाए, अगर वो रिएक्शन में यूटिलाइज हो जाए तो वो कैटलिस्ट क्यों होगा, वो तो रिएजेंट हो जाएगा, वो तो वन ऑफ द रिएक्टेंट हो गया। इसीलिए कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अगर आपने एक लिया है तो आपको देना भी पड़ेगा। मैकेनिज्म में आ सकते हैं, लेकिन एट द एंड एंड एट द स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन देयर कंसंट्रेशन रिमेन्स अनचेंज। तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो OH माइनस है ये क्या करेगा, वाटर का H पॉजिटिव रिमूव करेगा, वाटर का H पॉजिटिव रिमूव करेगा, जिससे यहां पे जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी इस बार, अब रिएक्शन होने वाली है CH3COH H CH2COH, और दोबारा से एक OH माइनस का रीजनरेशन
हो जाता है। ये जो OH माइनस है अब ये क्या करेगा, दोबारा से जाके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो अब आप देखो बेटा, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट में अगर आप देखो तो हमारे पास एक एल्डिहाइड ग्रुप भी है और एक एल्कोहल ग्रुप भी है। तो ये जो प्रोडक्ट बना इसको हम फाइनली क्या बोलते हैं भाई, ये एक एल्डोल बन गया। ये एक कैसा बन गया, एल्डोल बन गया। ठीक है बेटा, आप इसको याद रखना, इन तीन को K1 K2 K3 को। कीटोन की रिएक्शन के बाद मैं आपको समझाऊंगा इनका मतलब क्या है, क्यों मैंने K1 K2 K3 लिखा है, इनका मतलब क्या है। कीटोन की मैकेनिज्म के बाद मैं आपको ये बात क्लियर करने वाला हूं, इसलिए इनको दिमाग में बिठा लो कि सर आगे इसको यूज करेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बेटा एल्डोल कैसे बना। अब एल्डोल बनने के बाद क्या होगा, एल्डोल बनने के बाद मैंने अगर बोला था आपको हीट का साइन भी दे रखा हो, तो क्या करना है, CH3COH H डबल बॉन्ड C, सॉरी मैंने ये थोड़ा सा H CH3 CHO CH2 COH। ठीक है बेटा, अब हमारे पास हीट का साइन भी है, हीट भी है और आपको पता है बेस ऑलरेडी है, बेस सिस्टम में अभी तक है। तो बेस सिस्टम अभी तक है तो क्या होगा, अब हमारे पास एक अल्फा बीटा एलिमिनेशन या फिर बीटा एलिमिनेशन जैसी रिएक्शन होगी, जिसमें होता क्या है, किसी एक कार्बन से H पॉजिटिव निकलेगा और दूसरे कार्बन से OH माइनस निकलेगा। जब OH माइनस बाहर जाएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेके जाएगा, जिसकी वजह से इस कार्बन पे क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जब H पॉजिटिव बाहर निकला तो वो कार्बन के साथ साथ अपना इलेक्ट्रॉन भी कार्बन पे छोड़ के गया, जिसकी वजह से इस कार्बन पे क्या आ रहा होगा, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव पॉजिटिव मिलके एक क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 COH। ये अपने पास बेटा एक फाइनली प्रोडक्ट बन गया, अल्फा बीटा कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से बेटा ये जो एल्डोल कंडेंसेशन, डाइल्यूट OH माइनस एंड फॉलोड बाय द हीट, ये रिएक्शन संपन्न होती हैं। अब ट्रिक क्या है, कैसे डायरेक्ट कर दें, ये तो मैकेनिज्म मैंने बता दिया, आपको समझा दिया होगा, लेकिन हर बार रिएक्शन में तो इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम इतना सारी मैकेनिज्म को समझ सकें और उसको फिर इस तरह से सॉल्व करें। भाई इतना टाइम तो नहीं होता, तो कोई शॉर्ट ट्रिक भी होनी चाहिए जिससे सीधे सीधे आंसर आ जाए। तो वो भी आपको मैं बताता हूं। देखो बेटा, करना क्या है, जब आपके पास दो एल्डिहाइड हैं तो मॉलिक्यूल को कुछ इस तरह से लिखना। आप कुछ दिन के बाद ऐसा भी आपको लिखना नहीं पड़ेगा, दिमाग में ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल को कुछ इस तरह से लिख लो और दूसरे मॉलिक्यूल के दो हाइड्रोजन बाहर की साइड में रख लेना। दूसरे मॉलिक्यूल के दो हाइड्रोजन बाहर की साइड में रख लेना। यहां पे लिखना डाइल्यूट OH माइनस फॉलोड बाय द हीट, और क्या करना, ये सीधे के सीधे एक वाटर मॉलिक्यूल को उड़ा देना, सीधे के सीधे वाटर मॉलिक्यूल को उड़ा देना। इस कार्बन को इससे जोड़ देना, क्या बनेगा देखिए, CH3, इस कार्बन पे हाइड्रोजन भी है H, डबल बॉन्ड इस कार्बन से जुड़ा होगा, डबल बॉन्ड CH देन CHO। बेटा देखो यही तो प्रोडक्ट है। मैकेनिज्म के बाद भी मैंने आपको वही बनाया और सीधे ट्रिक बता के भी वो ही आ गया। तो बेटा कैसे याद रखना है, आपको मैं आने वाले स्लाइड्स में कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और हर क्वेश्चन को हम इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हर क्वेश्चन को हम केवल ये सिंपल सी ट्रिक पे सॉल्व कर सकते हैं। क्या याद रखना है कि भाई एल्डिहाइड को कुछ इस तरह से लिखो कि डबल बॉन्ड O बाहर की साइड में हो, और दूसरे एल्डिहाइड को इस तरह से लिखो कि उसके दो हाइड्रोजन बाहर की साइड में हो, वहां से एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दो, दोनों ही कार्बन को डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ दो, और ये अपनी रिएक्शन पूरी हो जाती है। विद द हेल्प ऑफ दिस इजी ट्रिक यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ओके बेटा, और ये हर जगह यूजफुल होगी। आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन है वो इसी तरह से समझाऊंगा, ठीक है। जहां पे मैकेनिज्म की जरूरत होगी, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसको मैकेनिज्म से भी देखेंगे, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन हलवे टाइप के होते हैं उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस उठाना है और खा जाना है, एंजॉय करना है, अननेसेसरी टेंशन
नहीं लेनी है। अब बेटा मैं आपको समझाता हूं कीटोन की रिएक्शन। अगर एल्डोल में हमने कीटोन लिया तो कीटोन के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि आपको एक बात तो मैंने बता रखी है कि एल्डोल देगा, कीटोन उतना नहीं देता है, तो कोई तो रीजन होएगा, कोई तो कंडीशन होगी जिसकी वजह से कीटोन नहीं दे पा रहा। तो मैं जल्दी से कीटोन की भी मैकेनिज्म आपके साथ में लिख लेता हूं, आप समझ जाएंगे इसको, क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करूंगा। यहां पे एक H है, एक OH माइनस है, OH माइनस इस H पॉजिटिव को निकालेगा और यहां पे बनेगा K1 के साथ, K2 के साथ यहां पे बनेगा CH3CO CH2 नेगेटिव प्लस H2O। यहां पे फिर से ये रेजोनेंस में स्टेबलाइज हो सकता है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था रेजोनेंस में स्टेबलाइजेशन होगा, वैसा ही रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन यहां पे भी होगा। लास्ट टाइम मैंने आपको ये वाला बताया था रेजोनेंस, ये रेजोनेंस उधर कीटोन में भी पॉसिबल है, ये रेजोनेंस उधर कीटोन में भी पॉसिबल होगा ही होगा। ठीक है बेटा, इसके बाद देखते हैं अगला स्टेप। अगले स्टेप में देखिए किस तरह से है, CO CH3 यहां पे अपने पास एक CH2 नेगेटिव है, एक डबल बॉन्ड O है और एक CH3 है। इस बार भी क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे जाएगी, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, और जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया वहां पे CH2 माइनस ने जाके अटैक कर दिया। ये भी स्टेप कैसा होएगा, रिवर्सिबल स्टेप होगा। यहां पे होगा K3 और क्या बनेगा अब अपने पास CO नेगेटिव CH3 CH2 CO CH3, इसका फॉर्मेशन हुआ। अब बेटा ये वाला क्या करेगा, आपको याद है जो लिया है वो देना तो पड़ेगा। वाटर से हमने एक OH माइनस यूज कर लिया था, वो एक OH माइनस को हमने H पॉजिटिव दे दिया था, तो उसको दोबारा से रीजनरेट करने के लिए जो H पॉजिटिव दिया है वो वापस तो लेना पड़ेगा। इस बार ये वाटर के साथ फिर से रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा इस बार, वाटर के साथ रिएक्शन करके एक H पॉजिटिव यहां पे आ जाएगा, तो क्या बनेगा अपने पास बनेगा CH3COH CH3, देन हमारे पास है CH2, देन CO डबल बॉन्ड, देन CH3। ये अपने पास आप बोल सकते हो ये कैटोल का फॉर्मेशन हो गया। जैसे वो एल्डोल था, यहां पे क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप भी है, यहां पे क्या है अपने पास एल्डिहाइड ग्रुप भी है और एल्कोहल भी ग्रुप भी है, तो इसको मैंने बोल दिया कैटोल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, लेकिन बेटा होता क्या है, यहां पे ये समझने वाली है बात की कीटोन की रिएक्शन फेवरेबल क्यों नहीं हो पाती। क्योंकि बेटा हमेशा कंपैरिजन होता है K2 और K3 में, हमेशा कंपैरिजन होगा रेट कांस्टेंट K2 और रेट कांस्टेंट K3 में। यहां पे क्या होता है, इन केस ऑफ कीटोन यहां पे क्या होता है, K2 का रेट K3 से कहीं ज्यादा होता है। मतलब रिएक्शन जो बैकवर्ड डायरेक्शन में है वो प्रोसीड होने की ज्यादा टेंडेंसी रख रही है, जबकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में K3 नहीं जा पा रहा है। आप बोल सकते हो ये तो पैरेलल रिएक्शन है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए, एक बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी कम है, K3 कम है, रेट कांस्टेंट कम है फॉरवर्ड डायरेक्शन का। जो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता है K3 वो कम हो गया, और जो रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता है K2 वो बहुत ज्यादा हो गया। तो नेट सोचो क्या होएगा, कि भाई फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो जा ही नहीं रही है रिएक्शन, बहुत ही स्लो है, जबकि वो तेजी से अपने बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो नेट क्या होगा बेटा, नेट ये पूरी की पूरी रिएक्शन हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो पाती है, इसीलिए प्रोडक्ट का अमाउंट सिग्निफिकेंटली नहीं आता है। इसीलिए ये रिएक्शन कीटोन के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। आप समझते हैं एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड भी आपको मैंने बताया हुआ है। यहां पे बेटा क्या है, यहां पे जो ये मैंने आपको स्टेप बताया था K3, ये जो K3 है इसका रेट कांस्टेंट K2 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे क्राउडिंग नहीं है, अटैक इजी है, बहुत सारी चीजें रिलैक्स्ड हैं। K3 बहुत ज्यादा है, K2 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। आप बोल सकते हो कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जा रही है। आपको याद होगा केमिकल काइनेटिक्स में K जो है वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किए जाते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किए जाते हैं। तो जो हमने एक्सपेरिमेंटली K1 K2 K3 को कैलकुलेट किया तो हमें पता चला K3 की वैल्यू
K2 से K3 की वैल्यू K2 से कहीं ज्यादा थी, मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जा रही थी और बैकवर्ड डायरेक्शन में बहुत ही कम जा रही थी। तो नेट रिएक्शन क्या होगी, नेट रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो आपके पास एल्डोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। जबकि इस वाली में यहां पे क्या है, यहां पे K2 का रेट ज्यादा है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो हम फाइनल प्रोडक्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर इस मान लो हमने, भाई थोड़ा बहुत तो बनेगा, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि नहीं बनेगा, थोड़ा बहुत तो बनेगा, ठीक है। अगर इसी में मैंने आपको हीट दे रखा होता, इसी रिएक्शन में मैंने आपको हीट दे रखा होता, तो बेटा सेम डिट्टो वही कॉपी एंड पेस्ट वही करना है। क्या, एक OH माइनस निकालो, एक H निकालो, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3, ये प्रोडक्ट बन गया। और ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन को, ट्रिक भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे ट्रिक से। भाई आपको मैंने बताया था बेटा कि क्या करो, एक तो जो भी एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है उसका डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो कुछ इस तरह से रखना कि उसका डबल बॉन्ड वो आउटसाइड हो, और दूसरे वाले एल्डिहाइड या फिर कीटोन का कुछ इस तरह से रखना है कि उसके 2 हाइड्रोजन बाहर की साइड में हो। और यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल को आप लोग रिमूव कर दो। जैसे ही आप एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करोगे एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि हमने अभी अपनी पिछले वाली स्लाइड में देखा हुआ है। आप देखो बेटा एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट बना, एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट बना, यही प्रोडक्ट मैंने यहां बनाया हुआ है और सेम प्रोडक्ट मैंने यहां पे भी बनाया हुआ है। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब बार बार उन्हीं सारी मैकेनिज्म को रिवाइज करने की जरूरत पड़ने की आवश्यकता नहीं है, जिनको आप एक बार पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, समझ लो, नोट कर लो। उसके बाद जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तब आपको टाइम सेव करना है, और मैकेनिज्म कभी भी टाइम सेविंग नहीं होती, उसमें टाइम लगता है। तो आपको ये ट्रिक काम आएगी। अगर डाइल्यूट OH माइनस के बाद H पॉजिटिव दे रखा है, आप सीधा साधा ये ट्रिक बना लो, ये ट्रिक लगा दो, आपका आंसर हर हाल में सही आ जाएगा। बेटा मैंने आपको अब ये भी समझा दिया है कि ट्रिक भी बता दी है एल्डोल कंडेंसेशन, और कैल्टोल की भी आप सोच सकते हो मैंने ट्रिक भी बता दी है कैसे प्रोडक्ट बनाने, और आपको मैंने डिटेल मैकेनिज्म भी बता दी है। डिटेल मैकेनिज्म के साथ साथ मैंने आपको यह भी समझा दिया है कि ये रिएक्शन एल्डोल ही क्यों देते हैं, कीटोन की टेंडेंसी कम क्यों होती है, कीटोन के लिए ये रिएक्शन फेवरेबल क्यों नहीं हो पाती है। इसके बाद देखिए बेटा कुछ क्वेश्चंस को जैसे डिस्कस करते हैं। जैसे देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है भाई, देखो यहां तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं जो कि OH माइनस को अपना H पॉजिटिव दे, यहां तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं जो कि OH माइनस को अपना H पॉजिटिव दे। तो यहां पे हर हाल में ये जो OH माइनस है ये H पॉजिटिव यहीं से निकालने वाला है, क्योंकि यहीं पे अल्फा हाइड्रोजन है। तो क्या होएगा देख लेते हैं, CH2H CHO, ये H पॉजिटिव निकल गया, यहां से आपके पास बनता है CH2 नेगेटिव CHO। अब ये वाला जो कार्बन है ये कहां अटैक करेगा, ये फॉर्मल्डिहाइड पे जाके अटैक करेगा कुछ इस तरह से। क्या बनेगा आपके पास CH2O नेगेटिव CH2O नेगेटिव, देन ये वाला कार्बन जुड़ गया CH2CHO। अब वाटर से आपने एक OH माइनस को H पॉजिटिव दिया था, तो अब लेना भी पड़ेगा, तो वाटर की रिएक्शन हो गई। तो क्या बन गया अपने पास CH2COH CH2CHO। हीट का साइन दे रखा होगा, अगर हीट का साइन दे रखा है तो यहां से OH यहां से H निकाल दिए, CH2 डबल बॉन्ड CHO, ये अपना प्रोडक्ट बन जाता है। टिक से कैसे करें भाई, देखो यहां तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, सॉरी यहां तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं, तो यहां तो मजबूरी है इसका, तो आपको डबल बॉन्ड O ही लेना पड़ेगा। और इस वाले के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो इसके 2 हाइड्रोजन इस तरह से रख लो,
यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दो, तो आप देखो यही प्रोडक्ट बनने वाला है। तो आप ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हो 1 सेकेंड में, और आप चाहो तो मैकेनिज्म भी अप्लाई करके उसको लॉजिकल भी सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी प्रोडक्ट आर पॉसिबल बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो बेटा यहां पे एक बार तो देखो बेस इसका निकाल सकता है H पॉजिटिव, और एक बार बेस इसका निकाल सकता है। ठीक है, अब मान लो एल्डिहाइड का H पॉजिटिव निकाला है और उसने दूसरे एल्डिहाइड पे अटैक किया, मतलब CH2 नेगेटिव CHO। इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये एल्डिहाइड पे अटैक करे या फिर ये कीटोन पे अटैक करे। एक बार हमने कीटोन का निकाल दिया H पॉजिटिव, अब इसके पास भी दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये एल्डिहाइड पे अटैक करे या फिर ये कीटोन पे अटैक करे। तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे बेटा, ऐसे समझो A B, A on A, aldehyde on aldehyde, product number 1, aldehyde on ketone, product number 2, ketone on aldehyde, product number 3, and ketone on ketone, product number 4। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। यहां पे कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन पॉसिबल है, इस क्वेश्चन में 4 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन पॉसिबल हो सकता है। कैसे, एल्डिहाइड ऑन एल्डिहाइड 1, एल्डिहाइड ऑन कीटोन 2, कीटोन ऑन एल्डिहाइड 3 एंड कीटोन ऑन कीटोन 4। यहां पे 4 डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन पॉसिबल हो सकता है। जो मेजर प्रोडक्ट होंगे या फिर जो माइनर प्रोडक्ट होंगे उनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हमारा क्लास का टर्न आएगा। अब इसमें भी 2 मॉलिक्यूल है बेटा, करना क्या है, इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं बड़े आराम से। एक मैंने कार्बोनाइल ग्रुप को इस तरह से रखा और दूसरे कार्बोनाइल ग्रुप को कुछ इस तरह से, आपको मैंने बताया था कि 2 उसके H बाहर की तरफ हो। यहां पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाएगा और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेटा कुछ इस तरह से प्रोडक्ट होगा। अगर आपको ये ट्रिक याद है तो देखिए बेटा मैंने कितनी इजीली, कितनी खूबसूरती के साथ इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में सॉल्व कर दिया। अगर आप जब करोगे तो इसमें और भी कम टाइम लगने वाला है। बेटा अब इस क्वेश्चन को देखो, यहां पे एक्सेस में दे रखा है। पिछली बार भी मैंने ऐसी क्वेश्चन एक कवर किया था, देखो ये वाला क्वेश्चन था, लेकिन यहां पे जो मैंने था ये एक्सेस में नहीं ले रखा था। इस बार वो मैंने एक्सेस में दे रखा है। देखते हैं क्या यहां पे होने वाला है चेंज। देखो बेटा ये जो OH माइनस है ये H पॉजिटिव तो यहीं से निकालेगा है। यहां पे बेटा ये जो है हीट का साइन नहीं होगा, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां पे हीट का साइन नहीं है, ठीक है। पहले क्या किया, OH माइनस है, यहां से H पॉजिटिव निकाला, क्या बना CH2 नेगेटिव CHO। ये किस पे जाके अटैक करेगा, ये अटैक करेगा अपने फॉर्मल्डिहाइड पे जाके अटैक। ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के पास गई, ऑक्सीजन नेगेटिव हुआ, कार्बन पॉजिटिव हुआ, यहां पे अटैक हुआ। क्या बनेगा अपने पास बनेगा पहले CH2O नेगेटिव, देन CH2CHO, और यहां पे फाइनली एक H पॉजिटिव आ जाएगा। ये अपना फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट बना, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में है और बेस दोबारा रीजनरेट हो चुका है। फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में है और बेस दोबारा रीजनरेट हो चुका है, तो आपको यहां पे ये देखना पड़ेगा क्या अपने पास और भी अल्फा हाइड्रोजन है, क्या अपने पास और भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो फिर से यहां पे बेस जो है वो H पॉजिटिव को निकालेगा। इस बार अपने पास क्या बनेगा, इस बार अपने पास बनेगा CH2OH, देन CH नेगेटिव CHO, और एक फॉर्मल्डिहाइड अभी भी आपके पास होगा क्योंकि वो एक्सेस में है। तो इस बार कुछ इस तरह से अटैक होगा। पहली बार जब हमने अटैक कराया था तो आपने देखा एक CH2 ग्रुप CH2OH ग्रुप बन गया। जब पहली बार हमने अटैक कराया ओके फॉर्मल्डिहाइड पे, तो एक CH2OH ग्रुप बन गया। जब दूसरी बार अटैक कराएंगे तो भी फाइनली क्या होगा, जब H पॉजिटिव से वाटर से H पॉजिटिव मिलेगा तो क्या होगा, यहां पे एक CH2OH ग्रुप और ऐड हो जाएगा।
ये बन गया सेकेंड टाइम अटैक में। लेकिन अभी आप देखो बेटा, अभी भी यहां पे एक अल्फा हाइड्रोजन बचा हुआ है, बेस दोबारा से रीजनरेट हो चुका होगा और अभी भी रिएक्शन में फॉर्मल्डिहाइड है। तो इस बार बेस क्या करेगा, इस बार जो बेस है वो अपना फाइनली बचा हुआ H पॉजिटिव निकालेगा। इस कार्बन पे क्या आएगा, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये कहां पे जाके अटैक करेगा, ये फिर से ये वाला कार्बन फिर से फॉर्मल्डिहाइड पे जाके अटैक करेगा। थर्ड टाइम अटैक हो रहा है, 3 टाइम। ओके, तो जब भी अटैक होता है फॉर्मल्डिहाइड पे तो क्या ग्रुप जुड़ जाता है, एक CH2 ग्रुप जुड़ जाता है। तो यहां पे हमारे पास क्या होएगा, CH2, एक ग्रुप और जुड़ गया CH2OH, एक ग्रुप नीचे होगा CH2OH, एक ग्रुप यहां पे भी लगा लेते हैं CH2OH और एक ग्रुप यहां भी लगा लेते हैं CHO। ओके बेटा, तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ गया इस क्वेश्चन का, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन एक तरह से इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन है। ये वाली जो लाइन है ये मिसप्रिंटिंग में है, मिसप्रिंटेड है। ओके, यहां पे आप देखो बेटा 2 हाइड्रोजन होंगे, ये अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ये वाले भी 2 अल्फा हाइड्रोजन। नंबर दे दो, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। अब जो अपने पास बेस है वो कार्बन नंबर 5 से एक H पॉजिटिव निकालता है, कार्बन नंबर 5 से एक H पॉजिटिव निकालता है। अब क्या होगा, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। कार्बन नंबर 5 पे एक नेगेटिव चार्ज आया, कार्बन नंबर 5 पे एक नेगेटिव चार्ज आया और जब भी कार्बन नंबर 5 पे नेगेटिव चार्ज आया तो एल्डोल कंडेंसेशन कराने के लिए वो कार्बन नंबर 1 पे जाके अटैक करेगा। तो अब क्या होगा, अब यहां पे बनने वाला है CO नेगेटिव H, ये है अपना कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 1 जुड़ा हुआ है कार्बन नंबर 2 से, कार्बन नंबर 2 जुड़ा हुआ है कार्बन नंबर 3 से, कार्बन नंबर 3 जुड़ा हुआ है कार्बन नंबर 4 से, कार्बन नंबर 4 जुड़ा हुआ है कार्बन नंबर 5 से, 5 से एक और से जुड़ा हुआ है कार्बन नंबर 6 और अब ये कार्बन नंबर 5 कार्बन नंबर 1 से भी कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, कार्बन नंबर 1 जुड़ा है 2 से, 2 जुड़ा है 3 से, 3 जुड़ा है 4 से, 4 जुड़ा है 5 से, 5 से एक CHO ग्रुप और जुड़ा हुआ है और कार्बन नंबर 5 इस तरह से 1 से भी अटैच हो जाता है। अब वाटर से वो क्या करने वाले हैं, वाटर से एक H पॉजिटिव लेंगे, क्या बनेगा हमारे पास, OH बन गया। ठीक है बेटा, कार्बन नंबर 1 पे 1 2 3 4 5 6, कार्बन नंबर 1 पे OH हो गया। अब हीट करेंगे, हीट करने से क्या होगा, हीट का भी साइन दे रखा है डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो अपना क्या प्रोडक्ट होगा, वो अपना कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा और ये अपना फाइनल आंसर हो गया। कैसे समझ सकते हो, दो ट्रिक कैसे करना है, ट्रिक में दो ये H डबल बॉन्ड O और दो ये हाइड्रोजन, इस कार्बन को और इस कार्बन को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया मैकेनिज्म, पहले मैकेनिज्म भी समझना जरूरी है, अगर मैकेनिज्म समझ में आ गया तो अब टेंशन की कोई बात नहीं है। आपको जो मैंने ट्रिक पहले बताई थी वही ट्रिक यहां पे काम करती है। डबल बॉन्ड यहां से लो, CH बॉन्ड यहां से लो, इनको जोड़ दो और आपके पास आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बेटा ये वाली रिएक्शन। इस रिएक्शन में देखो बेटा क्या दे रखा है, इस रिएक्शन में भाई यहां तो कोई आप समझो एक बेंजाइल ग्रुप लगा हुआ है, फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, फिनाइल ग्रुप है और एक हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है। तो आप देखो बेटा, तो इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन केवल यहां पे है। तो जो हमारे पास OH माइनस है वो यही का H निकालेगा, इसका H यूज होगा और इसका मैकेनिज्म में याद है इसका O यूज होगा। तो आपको मैंने क्या समझा था, POH और दूसरे वाले का CH COH। किसी दो के हाइड्रोजन लो, भाई यहां तो हाइड्रोजन है नहीं तो हाइड्रोजन तो आपको इसी के लेने पड़ेंगे। भाई यहां तो हाइड्रोजन है नहीं,
यहां ही हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो आपको CH3CHO के लेने पड़ेंगे। तो आप क्या करोगे, अगर इसके हाइड्रोजन लिए तो दूसरे का क्या लो, डबल बॉन्ड O। तो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दो आप, क्या बन जाएगा आपके पास, PH CH डबल बॉन्ड CH CO OH। ये आपके पास फाइनली प्रोडक्ट आ जाएगा। बेटा यहां पे इस रिएक्शन में जब भी एल्डोल कंडेंसेशन में कोई एक एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, जब भी एल्डोल कंडेंसेशन में कोई एक एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, तो इस रिएक्शन को एल्डोल नहीं बोलते, इस रिएक्शन का नाम कन्वर्ट कर देते हैं, इस रिएक्शन को क्लेजन रिएक्शन और क्लेजन स्मिथ रिएक्शन बोलते हैं। Whenever in the aldol condensation one of the molecule is aromatic aldehyde, then such type of reaction are called Claisen reaction और Claisen Smith reaction। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको ये भी अब क्लियर हो चुका होगा। देखो बेटा यहां पे आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि भाई एल्डोल कंडेंसेशन बेस के साथ साथ एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है, आपने ध्यान दिया होगा। और मैंने आपको बताया था भाई एसिडिक मीडियम की भी हम रिएक्शन देखेंगे, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन एसिडिक मीडियम की रिएक्शन हम डिटेल में तब डिस्कस करेंगे जब आपकी मैं नॉर्मल क्लासेस लूंगा, उस समय हम एसिडिक मीडियम में एल्डोल कंडेंसेशन किस तरह से होता है, मैकेनिज्म थोड़ी सी डिफरेंट होती है, कैसे हम उन रिएक्शन को कराते हैं, उनके बारे में डिटेल में हम तब पढ़ेंगे जब यकीन 2.0 कोटा एक्सप्रेस में आके आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, तब ये चीजें हमें समझ में आने वाली होंगी। आई होप आपको बेस में कैसे रिएक्शन होती है, ट्रिक क्या है, वो समझ में आ गया। एक और बता देता हूं बेटा, बहुत बढ़िया बात, कि अगर एसिडिक मीडियम में भी दे रखा हो तो भी यही ट्रिक है। अगर एसिडिक मीडियम में एल्डोल कराया फॉलोड बाय हीट, एसिडिक मीडियम में एल्डोल कराया फॉलोड बाय द हीट, तो भी ये ट्रिक लागू होती है, तो भी रिएक्शन ऐसी होगी, तो भी आपको प्रोडक्ट ऐसे ही बनाना है बिना मैकेनिज्म के। आपको एक का डबल बॉन्ड O लेना है, एक का 2 H लेने हैं, दोनों को जोड़ के वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, बचे हुए कार्बनों को जोड़ दो, आपका जो कार्यक्रम है वो पूरा हो जाएगा उस क्वेश्चन को करने का। तो अब बेटा चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत ही सिंपल भी है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट तो है ही और सिंपल भी है बेटा। सिंपल अगर नहीं है आप वीडियो को देखो, आज की रिएक्शन के बाद, आज की इस वीडियो के बाद ये आपको उतनी ही सिंपल हो जाएगी जितनी ही सिंपल आपको एल्डोल हो चुकी है। वहां पे आपने करीब करीब एडवांस लेवल तक का सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं बेटा कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में। देखो बेटा कैनिज़ारो रिएक्शन केवल एल्डिहाइड देते हैं, याद रखना। कैनिज़ारो रिएक्शन केवल 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 एल्डिहाइड देंगे, कीटोन कैनिज़ारो रिएक्शन को नहीं देते हैं। कौन से एल्डिहाइड? ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। आपको याद होगा मैंने आपको एक पहले वाली स्लाइड में बताया हुआ था कि जहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं। इन दो रिएक्शनों को दोनों को एक साथ पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों, जो एक नहीं देगा वो दूसरे देगा। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो तो एल्डोल दे रहे हैं, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कैनिज़ारो, वो एल्डोल नहीं देंगे। और जो एल्डोल नहीं देते वो ही कौन सी देंगे? कैनिज़ारो देंगे। तो बेटा अब आपको यह पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि भाई कैनिज़ारो देगा कौन, कैनिज़ारो देगा कौन। तो इसको लिख लेते हैं, गिवन बाय एल्डिहाइड्स ओनली, गिवन बाय एल्डिहाइड ओनली। कौन से एल्डिहाइड? एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, without alpha hydrogen, those cannot give aldol। जो एल्डोल नहीं दे पा रहे हैं, जो एल्डोल नहीं दे पा रहे हैं वो ही क्या देंगे? वो ही अपने कैनिज़ारो रिएक्शन को देंगे। अगला क्या, यहां पे
स्ट्रॉन्ग बेस यूज करना है, बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग। यहां पे कंसंट्रेटेड बेस यूज करना है, आपको डाइल्यूट बेस नहीं लिखा होगा बल्कि कंसंट्रेटेड बेस लिखा होगा, लाइक कंसंट्रेटेड NaOH, कंसंट्रेटेड KOH। एक रिएक्शन में तो 100% KOH लेते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां पे स्ट्रॉन्ग बेस लेना होगा। तो बेटा मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए, मैं आपको एक बता देता हूं कि भाई ये कीटोन नहीं देंगे, ये केवल एल्डिहाइड देंगे। कौन से एल्डिहाइड देंगे? क्या सारे एल्डिहाइड देंगे? नहीं, ये भी नहीं है। वो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, वो सारे के सारे एल्डिहाइड क्या देते हैं? वो सारे के सारे एल्डिहाइड स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं। ये रिएक्शन डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में नहीं होती हैं, ये रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ही होंगी। ये जो रिएक्शन है बेटा, ये एक तरीके की डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। ये जो रिएक्शन है एक तरीके की डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, जहां पे होता क्या है? जहां पे सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन होता है। सेम एलिमेंट का, सेम एटम का ऑक्सीडेशन भी होगा, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा और सेम एलिमेंट का रिडक्शन भी होगा। ठीक है, उसको मैं आपको अपनी मैकेनिज्म से ही समझाऊंगा। दिमाग में ये बैठा लो कि भाई यहां पे जो एल्डिहाइड होगा उसका ऑक्सीडेशन भी होगा और उसका रिडक्शन भी होगा। तो देखो बेटा, अब करना क्या है, यहां पे हमारे पास पहले देखते हैं कौन से ऐसे एल्डिहाइड हैं। जैसे कि अपने पास एक ये है एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, एक अपने पास ये है बेंजल्डिहाइड, या फिर अपने पास ये है ट्राई एल्काइल एसिटल्डिहाइड, या फिर कोई भी ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो सारे के सारे एल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन देंगे और एल्डोल नहीं देंगे। ठीक है, वो सारे के सारे क्या देंगे? कैनिज़ारो देंगे, एल्डोल नहीं देंगे। अब समझो बेटा, ये जो हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन होती है, ये थर्ड ऑर्डर की होती है। जनरली ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। मैं आपको अभी बताऊंगा, मैंने बताया था लास्ट वाले में भी, आप देखिए मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट यूज किए थे। इस वाले में भी मैं आपको स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के थ्रू बता दूंगा कि उनकी मैकेनिज्म को, उनके ऑर्डर को कैसे डिफाइन किया जाता है। और स्पेशल चीज क्या है? इन वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी कंसंट्रेटेड बेस, वेरी कंसंट्रेटेड बेस, जो कैनिज़ारो रिएक्शन है उसका ऑर्डर फोर्थ आ जाता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, उसका ऑर्डर फोर्थ भी आ जाता है। अब इसमें इतनी एकदम से आश्चर्य वाली बात क्या है? आश्चर्य वाली बात यहां पे ये है कि अपनी फिजिकल केमिस्ट्री में, या फिर हम बोल सकते हैं टोटल केमिस्ट्री में, केवल कुछ ही रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनका ऑर्डर फोर्थ आता है। जैसे कि एक रिएक्शन हम पढ़ते हैं जब हम अमोनिया का प्रोडक्शन पढ़ते हैं, जहां पे नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद द 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड प्रोड्यूस द 2 मोल ऑफ अमोनिया। ये जो रिएक्शन होती है ये एक फोर्थ ऑर्डर की रिएक्शन होती है। केवल एक ये रिएक्शन फोर्थ ऑर्डर की है जो अपने सिलेबस में है, और दूसरी रिएक्शन मैंने अभी आपको बताई है कि जब भी हम कैनिज़ारो रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी कंसंट्रेटेड बेस, तो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन भी फोर्थ ऑर्डर की हो जाती है। बेटा याद रखना है, क्या अपने सिलेबस में केवल 2 ही रिएक्शन ऐसी हैं जो कि फोर्थ ऑर्डर की होती हैं। एक कौन सी है? एक तो है अमोनिया का प्रोडक्शन विदाउट एनी कैटलिस्ट, क्योंकि अगर आप कैटलिस्ट ले लोगे लाइक आयरन, तो क्या होगा? आयरन के सरफेस पे, कैटलिस्ट के सरफेस पे रिएक्शन कौन से ऑर्डर की हो जाती है? रिएक्शन हो जाती है 0 ऑर्डर की। तो इसीलिए मैंने आपको बताया नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस व्हेन एवर रिएक्ट टुगेदर एंड गिव द 2 मोल ऑफ अमोनिया, ये रिएक्शन फोर्थ ऑर्डर की होती है। एक वो
और एक ये, जब भी हम कैनिज़ारो रिएक्शन कराएंगे किसी स्ट्रॉन्ग और कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में कराएंगे तो वहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी फोर्थ आ जाता है। अब इसकी एक जनरल रिएक्शन देखते हैं जल्दी से। जैसे हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, जैसे बेटा मैंने आपको बताया था एल्डोल में हमें 2 मोल लेने हैं, ऐसे ही हमें यहां पे भी 2 मोल ही लेने होते हैं। अगर किसी रिएक्शन में 1 मोल दे रखा है तो इतना परेशान होने वाली बात नहीं है बेटा, वहां पे 2 मोल ही आप उसको मान के सॉल्व करिए, ठीक है। लेकिन यहां पे डिफरेंस क्या है, एक तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा अपने पास और साथ में जो बेस दिया होगा वो बहुत ही कंसंट्रेटेड बेस होगा। तो लिख लेते हैं इसको, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड बेस। बेटा अभी आपको मैंने बताया कि जो कैनिज़ारो रिएक्शन होती हैं वो एक तरह से डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती हैं, जहां पे सेम एलिमेंट ऑक्सीडेशन शो करता है और सेम एलिमेंट भी रिडक्शन शो करता है। तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेंगे सबसे पहले उसको देखिए, हम क्या करेंगे कि जैसे देखो बेटा, ये अगर फॉर्मल्डिहाइड है, आप इसको ऐसे समझो, अगर मुझे यहां पे ऑक्सीडाइज करना है तो बेटा मैं ऑक्सीडाइज किसको करूंगा, मैं ऑक्सीडाइज करूंगा CH बॉन्ड को। जी हां, अगर CH बॉन्ड को ऑक्सीडाइज किया तो अब क्या बनने वाला है, अब बनने वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप फिर भी इसको ऑक्सीडाइज करना चाहते हो तो अभी भी आपके पास एक CH बॉन्ड है, आप इसको भी ऑक्सीडाइज कर सकते हो। एक बार और ऑक्सीडाइज करिए, अब ये बन जाएगा अपना कार्बोनिक एसिड H2CO3, जो कि ब्रेक हो जाता है H2O और CO2 में। हमें यहां तक नहीं लेके जाना है, यहां पे इतना ज्यादा ऑक्सीडेशन नहीं करना है कि वो कार्बोनिक एसिड बन जाए, लेकिन मैं आपको केवल समझाना चाहता हूं कि अगर आप फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एक CH बॉन्ड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो अपने आप को कार्बोक्सिलेट में, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लेगा। अगर हम इसका रिडक्शन करना चाहते हैं तो बेटा रिडक्शन किस तरीके से होता है, रिडक्शन में जो H माइनस है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा और कन्वर्ट हो जाता है HCO नेगेटिव H और फाइनली ये एक सॉल्वेंट से हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा, तो हमारे पास अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। मतलब अगर हमने एल्डिहाइड का रिडक्शन कराया तो अपने पास अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। आपको पता भी है प्राइमरी एल्डिहाइड हमेशा क्या देते हैं, अल्कोहल देते हैं, और कीटोन भी क्या देते हैं, कीटोन भी हमेशा अल्कोहल देते हैं। प्राइमरी जो ये एल्डिहाइड है, प्राइमरी एल्डिहाइड, ये कैसे अल्कोहल देंगे, जैसे CH3CH2OH, और जो अपने पास कीटोन है वो हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल देंगे। अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है बेटा, ये तो बात हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इस रिएक्शन में मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एल्डिहाइड का, एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, और जिसका रिडक्शन होगा उसको किस में कन्वर्ट करना है, उसको हमें अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं और अपनी मुद्दे वाली बात जो अपनी कैनिज़ारो रिएक्शन चल रही है उसको पहले देख लेते हैं। तो यहां पे देखिए बेटा क्या करना है, हमें एक कार्बन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है और दूसरे कार्बन को पहले हम करेंगे कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन आपको पता है मीडियम कैसा है, मीडियम बेसिक है, तो बेस की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड अपना H पॉजिटिव लूज कर देगा। और अगर मैंने बेस ले रखा है NaOH तो जो Na पॉजिटिव है वो यहां पे आ जाएगा, और अगर बेस ले रखा है KOH तो जो K पॉजिटिव है वो यहां पे आ जाएगा। मतलब इस एसिड से भी एक H पॉजिटिव लॉस करा देना है और इसको कन्वर्ट कर देना है कार्बोक्सिलेट सॉल्ट में। अब आप देखिए यहां फॉर्मिक एसिड में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर आती है 0, यहां पे कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर आती है -2 और यहां पे कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर आती है +2।
जब भी कार्बन 0 से -2 में जाएगा तो एक कार्बन 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉनों को जब भी हम गेन करते हैं तो उन रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन। मतलब यहां हमारे पास कार्बन का रिडक्शन हुआ। और एक बार ऐसे सोच लीजिए कि जब भी कार्बन 0 से +2 में जाता है तो वहां पे क्या होता है, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहां पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बेटा जब भी आपके पास कैनिज़ारो रिएक्शन आए, आपको कैसे समझना है कैनिज़ारो रिएक्शन के बाद, एक तो उनके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा और कंसंट्रेटेड बेस होगा, और अगर ऐसी कंडीशन मैच हो जाती है तो आपको करना क्या है, किसी एक कार्बन पे अल्कोहल बना दो, किसी दूसरे कार्बन पे कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बना दो, और हमारा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है। ज्यादा यहां पे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं आपको मैकेनिज्म समझाऊंगा, दोनों थर्ड ऑर्डर की भी समझाऊंगा, फोर्थ ऑर्डर की भी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप समझ लो बेटा, जब भी कैनिज़ारो रिएक्शन होगी आपको याद रखना है, वहां पे अल्फा हाइड्रोजन, देखिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कंसंट्रेटेड बेस है। तो आपको क्या करना है, किसी एक कार्बन को आप अल्कोहल में कन्वर्ट करो और दूसरे कार्बन को आपको कार्बोक्सिलेट सॉल्ट में कन्वर्ट करना है। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म समझने के लिए दूसरी स्लाइड पे चलते हैं, और यहां पे मैं आपको पहली जो मैकेनिज्म समझाऊंगा बेटा वो थर्ड ऑर्डर वाली होगी। ठीक है, पहली हम थर्ड ऑर्डर की मैकेनिज्म को जस्टिफाई करेंगे। तो बेटा देखिए यहां पे होता क्या है, जैसे हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है और हमारे पास एक OH- है। लास्ट एल्डोल में OH- बेस की तरह काम करता था, क्योंकि वहां पे एक अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन था। तो जब एसिड है तो OH- बेस की तरह काम कर रहा है, लेकिन आप देखो बेटा यहां पे कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, OH- H पॉजिटिव को नहीं निकाल सकता, तो OH- अब किसी भी बेस की तरह काम नहीं कर सकता। तो इस बार OH- एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करने वाला है। तो OH- है इस बार न्यूक्लियोफाइल, और ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम है। ये पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी OH- पे ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगी, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और वहां पे जाके OH- का अटैक होने वाला है। ये अपने पास एक फास्ट इक्विलिब्रियम स्टेप होता है, ये अपने पास एक फास्ट इक्विलिब्रियम स्टेप होता है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है K1। यहां से क्या बनेगा, यहां से अपने पास बनने वाला है HCO नेगेटिव HOH। इस इंटरमीडिएट को मैं बोल देता हूं A, ये हमारा A इंटरमीडिएट है। अब अगले स्टेप में क्या होगा बेटा, ये जो हमारे पास इंटरमीडिएट है HCO नेगेटिव OH, ये किसी रिएक्टेंट के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। जैसे यहां पे रिएक्टेंट फॉर्मल्डिहाइड है, और इस बार रिएक्शन कैसे होगी बेटा, ये कोई एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन लेके एज H- बाहर निकलता है, एज H- बाहर निकलता है। ये भी बेस होगा, ठीक है, और ये न्यूक्लियोफाइल भी होता है, और ये बहुत ही बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसका साइज बहुत ही छोटा है। ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे जाके अटैक करता है। किस तरह से, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे शिफ्ट होती है, ऑक्सीजन पे आता है नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज, और H- जाके वहां से अटैच हो जाता है। ये अपने पास स्लो स्टेप या फिर RDS होता है, ये अपने पास स्लो स्टेप या फिर RDS होता है। यहां से क्या बनता है बेटा, यहां से बनेगा HCOOH प्लस CH3O नेगेटिव। ठीक है बेटा, ये किस तरीके का प्रोडक्ट होगा, ये अपना प्रोडक्ट होगा लाइक HCO नेगेटिव HH, ये वाला CH3O जो होगा, CH3O नेगेटिव जो होगा। ठीक है बेटा, ये अपना स्लोएस्ट स्टेप है। अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो CH3
अब आप देखो बेटा, ये क्या बना, ये तो अपना एसिडिक पार्ट है, ये तो क्या बना, ये तो अपना एसिडिक पार्ट है, और ये क्या है, ये अपना बेसिक पार्ट है। अब किस किस के बीच में रिएक्शन होने वाली है, एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन बहुत ही ज्यादा फास्ट होती हैं, हाईली स्पॉन्टेनियस होती हैं, इंस्टेंटेनियस होती हैं। तो होगा क्या बेटा, ये वाला एसिड अपना H पॉजिटिव लूज कर देगा और बेस उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब हमारे पास रिएक्शन होने वाली है CH3O नेगेटिव प्लस HCOOH। ये हमारे पास एक फास्ट रिएक्शन होगी, जिससे हमारे पास क्या बन जाता है, CH3OH और HCOO नेगेटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हमने जो बेस यूज किया है वो NaOH है, तो यहां पे एक Na पॉजिटिव को और भी लगाया जा सकता है। और इस तरह से आप देखो बेटा, यहां पे हमारे पास जो दो मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के थे वो इस तरह से रिएक्शन करके एक अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया और एक अपना फॉर्मिक एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। जो अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ उसका रिडक्शन हुआ, जो कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हुआ उसका ऑक्सीडेशन हुआ, और इसीलिए इन रिएक्शंस को हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। इन रिएक्शन को हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसके बाद अब ये थर्ड ऑर्डर की कैसे मैकेनिज्म हो गई, ये जो रिएक्शन है ये थर्ड ऑर्डर की कैसे हो जाती है, इसको थोड़ा सा सोचते हैं। बेटा आपको पता है कि जो रेट होता है, जो रेट होता है वो हमेशा RDS या फिर स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। यहां पे जो स्लो स्टेप है वो ये वाला है, तो हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू K1। यहां पे एक फॉर्मिक एसिड आया, फॉर्मल्डिहाइड आया CH2O, और इसकी पावर कितनी आई 1। और बेटा ये क्या है, ये वाला कौन सा इंटरमीडिएट है, ये तो अपना इंटरमीडिएट A है, तो यहां पे मैं साथ में क्या लिख सकता हूं, A भी लिख सकता हूं। तो ये अपना रेट एक्सप्रेशन हो गया, ये अपना रेट एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन इस रेट एक्सप्रेशन में एक इंटरमीडिएट A भी आता है। आपको पता है कि हम रेट एक्सप्रेशन को किसी भी इंटरमीडिएट की हेल्प से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। रेट एक्सप्रेशन हमेशा ही या तो रिएक्टेंट की फॉर्म में लिखा जाता है या फिर रेट एक्सप्रेशन हमेशा ही प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाता है। तो हमें इस रेट एक्सप्रेशन में से A को एलिमिनेट करना है, और A को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, A को एलिमिनेट करने के लिए जो हमारे पास पहला स्टेप फास्ट इक्विलिब्रियम है उसको देखते हैं। बेटा देखो, पहले स्टेप में जो रेट कांस्टेंट, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था K1, उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू आएगी A एज अ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास, एक फॉर्मल्डिहाइड CH2O और एक है OH माइनस, ये वाला। तो यहां से हमारे पास इंटरमीडिएट A का एक्टिव मास कितना आया, ये अपने पास आ जाएगा K1 CH2O एंड OH माइनस। अब आपको क्या करना है, A की ये वैल्यू यहां पुट करनी है, क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू K1 CH2O, एक आपके पास ऑलरेडी है, फिर ये वाला आ जाएगा पूरा K1 CH2O पावर 1, यहां पे भी पावर 1 है, और OH माइनस की पावर भी 1 है। अब आप देखो बेटा, ये है रेट कांस्टेंट स्मॉल के, ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैपिटल के। दो कांस्टेंट को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास बनेगा वो भी एक नया कांस्टेंट होगा। तो क्या आ जाता है हमारे पास, हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू K डैश, कितनी हो गई फॉर्मल्डिहाइड की पावर, CH2O पावर हो जाता है 2 और OH माइनस पावर हो जाता है 1। और अब आप देखो बेटा, तो आपको पता चलेगा विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मल्डिहाइड CH2O जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना है 2, और विद रिस्पेक्ट टू
OH माइनस, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है वो कितना आता है 1। और अगर हम इनको ऐड कर दें, अगर हम इनको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आता है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है 3। ये जो रिएक्शन है ये ओवरऑल थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन होती है। आई थिंक आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कैनिज़ारो रिएक्शन थर्ड ऑर्डर की हो जाती है। इसके बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी फोर्थ ऑर्डर की मैकेनिज्म। इसके बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके फोर्थ ऑर्डर की मैकेनिज्म। ये रिएक्शन फोर्थ ऑर्डर की होती है जब हम इस रिएक्शन को इन प्रेजेंस ऑफ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड वेरी कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में कराते हैं। आइए जल्दी से उसकी मैकेनिज्म भी समझते हैं। देखिए, इसके लिए मैं फिर से एक सेम रिएक्टेंट लेता हूं ताकि आपको अच्छे से पहले वाले से कंपैरिजन हो सके। इसको भी हम एक स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में करा रहे हैं, और कितना स्ट्रॉन्ग है, ऑलमोस्ट 100% KOH इस बार हमने ले रखा है, 100%। इस बार बेटा जो मैकेनिज्म होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास रेट डिफरेंट आने वाला है। पहला स्टेप तो सेम ही होगा। पहले स्टेप में जो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, उस फॉर्मल्डिहाइड के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक होने वाला है न्यूक्लियोफिलिक OH माइनस का, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस का। और यहां पे भी हमारे पास ये फिर से हमारे पास एक फास्ट इक्विलिब्रियम स्टेप होगा, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप बोल सकते हो K1। और यहां से हमारे पास बनने के वाला है, यहां से बेटा हमारे पास बिल्कुल पिछली बार की तरह एक इंटरमीडिएट A बनने वाला है। ये है अपना इंटरमीडिएट A, जो कि पिछली वाली रिएक्शन में भी बना हुआ था। इस बार हमारे पास क्या है, इस बार हमारे पास बेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो इस बार जो बेस होगा वो दूसरे स्टेप में भी आ जाता है। इस बार ये जो सेकंड स्टेप है ये भी एक फास्ट इक्विलिब्रियम स्टेप होगा। और ये जो OH माइनस है ये क्या करेगा भाई, OH माइनस बहुत है, जरूरत से ज्यादा है, 100% के OH है। तो ये क्या करेगा, ये इस बार इस H को भी बाहर निकाल लेगा। यहां पे अब क्या होने वाला है हमारे पास, अब बनेगा अपने पास HCO नेगेटिव, O नेगेटिव, H पॉजिटिव, और आप साथ में बोल सकते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल का भी यहां पे फॉर्मेशन हो जाता है। यहां पे अपना जो इंटरमीडिएट बना है वो है इंटरमीडिएट B। इसके बाद क्या होगा बेटा, अब ये देखो, ये जो इंटरमीडिएट B है ये थर्ड स्टेप में फॉर्मल्डिहाइड के किसी दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करने वाला है। किस तरह से, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएंगे यहां पे, यहां से एक हाइड्राइड शिफ्ट होगा जैसे कि हमने पहले कराया था, और वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे जाके अटैक करने वाला है। अब आप ध्यान दो, इस कार्बन पे क्या आया, क्योंकि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, इसीलिए इस वाले कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन नेगेटिव ने उसको उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर दी वापस। तो ये वाला ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है, ये वाला ग्रुप कन्वर्ट होता है HCO नेगेटिव में। और अब ये जो H माइनस है ये इस वाले कार्बन से जाके लगा है, ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया, यहां से एक H आ गया होगा, तो हमारे पास यहां पे क्या बनने वाला है, HCO H। अब आप देखो बेटा, आपने वाटर से वाटर को एक H पॉजिटिव डोनेट किया था। अभी आपको मैंने बताया ये जो OH माइनस है ये कैटलिस्ट है, ये रिएक्टेंट रिएजेंट नहीं है। इसका कंसंट्रेशन इन द स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन एंड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन हैज टू बी द सेम होना चाहिए। इसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते, अगर आपने दिया है तो लेना पड़ेगा, लिया है तो देना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये जो हमारा बेस बना ये क्या करेगा बेटा, ये वाटर से रिएक्शन करेगा और फिर एक अल्कोहल जैसे कि पिछली बार बना था
उसी तरीके के एल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा। तो आप देखिए प्रोडक्ट तो बिल्कुल सेम बना, यहां भी कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनेगा। अगर हमने के लिया है, KOH लिया है, तो यहां पे के पॉजिटिव भी लिख देते हैं। एक सॉल्ट बना और एक एल्कोहल बना, यहां पे प्रोडक्ट तो सेम है। तो प्रोडक्ट के लिए तो आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है और फोर्थ ऑर्डर की रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है। इसके लिए बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको क्या याद रखना है, दोनों की मैकेनिज्म डिफरेंट होती हैं। जब हमारे पास नॉर्मल कंसंट्रेटेड बेस होगा तो वो थर्ड ऑर्डर की हो जाएगी, और जब वेरी हाई स्ट्रॉन्गर कंसंट्रेटेड बेस होगा तो वो ही रिएक्शन एक डिफरेंट ऑर्डर की हो जाती है। जैसे कि देखते हैं अब ये किस तरह से फोर्थ ऑर्डर की आती है, इसको भी देख लेते हैं। आप देखिए, जो हमें पता है कि भाई जो रेट है रिएक्शन का, जो रेट है रिएक्शन का, वो हमेशा स्लो स्टेप RDS पे ही डिपेंड करेगा, हमेशा स्लो स्टेप RDS पे ही डिपेंड करेगा। अब आप देखिए रेट जो है, यहां पे हम रेट कांस्टेंट ले लेते हैं K1, और ये क्या है, ये तो बेटा अपना फॉर्मल्डिहाइड है, रिएक्टेंट CH2O पावर 1, और ये क्या है, ये है अपना इंटरमीडिएट B, ये है अपना इंटरमीडिएट B, तो ये B पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन जो B है वो एक इंटरमीडिएट है, जो B है वो एक इंटरमीडिएट है। रिएक्शन का रेट, रिएक्शन के रेट एक्सप्रेशन में कभी हम इंटरमीडिएट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। रिएक्शन का जो रेट एक्सप्रेशन है, या तो वो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट होना चाहिए या फिर वो प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट होना चाहिए। इंटरमीडिएट को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इंटरमीडिएट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टेप 2 यूज करना पड़ेगा, जहां पे भी आता है। अब इसको देखते हैं, ये सारा क्या क्या है। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है उसकी वैल्यू क्या आएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 की वैल्यू आएगी इंटरमीडिएट B डिवाइडेड बाय OH माइनस एंड ऑल्सो डिवाइडेड बाय इंटरमीडिएट A। अब आप देखो बेटा, यहां से B की वैल्यू क्या आ गई, B की वैल्यू आ जाती है K2 OH माइनस एन इंटरमीडिएट A। लेकिन बेटा अभी भी अगर मैं B की वैल्यू यहां पे पुट कर दूं तो भी अभी अच्छे से सॉल्व नहीं होगा। क्यों सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अभी भी हमारे पास एक इंटरमीडिएट A आ रहा है। हमें इस इंटरमीडिएट A को भी एलिमिनेट करना होगा, और उस इंटरमीडिएट A को एलिमिनेट करने के लिए हम यूज करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1 वो क्या आता है, वो आएगा A डिवाइडेड बाय OH माइनस एंड फॉर्मल्डिहाइड CH2O। तो इस वाली रिएक्शन से अपने पास A की वैल्यू क्या आएगी, यहां से अपने पास A आ जाता है K1 OH माइनस CH2O। A की इस वैल्यू को हमें कहां करना है, हमें यहां पे पुट करना है। तो देखते हैं क्या आएगा, R इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K1 CH2O। सबसे पहले B की वैल्यू पुट करते हैं K2 OH माइनस A। अब इस वाले एक्सप्रेशन में जो हमारे पास A की वैल्यू है उसको पुट करना है, क्या आएगा K1 कैपिटल K2 CH2O OH माइनस, और इस बार आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 OH माइनस पावर 1 एंड CH2O। अब आप देखिए, ये रेट कांस्टेंट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, ये तीनों मिलके एक नया कांस्टेंट K बना देंगे। अब आप देखिए CH2O पावर 1 CH2O पावर 1 मिलके कितनी हो जाती है, फॉर्मल्डिहाइड पावर 2। यहां पे देखिए OH माइनस पावर 1 है, यहां पे भी OH माइनस पावर 1 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी कितना आ जाता है, 2। ये अपने पास रेट एक्सप्रेशन है जब कैनिज़ारो रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कंसंट्रेटेड बेस होती है। अगर आप यहां पे देखोगे तो विद रिस्पेक्ट टू CH2O फॉर्मल्डिहाइड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। विद रिस्पेक्ट टू बेस OH माइनस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2।
एंड व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? 2 + 2 = 4। तो इस तरह से बेटा हम केमिकल काइनेटिक्स को यूज करके उसके ऑर्डर 3 या फिर 4 को हम पता कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपको यह भी समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से जब कैनिज़ारो रिएक्शन किसी कंसंट्रेटेड और वेरी स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में कराते हैं तो वहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 4th आ जाता है, जिसको हम कुछ इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको मेथड बताया, ये जो अपनी रिएक्शंस होती हैं केमिकल काइनेटिक्स की, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जो एलिमेंट्री नहीं है, जो एक से ज्यादा स्टेप में होती हैं, उनके ऑर्डर को 1.5 आ गया, 2 आ गया, -1 आ गया, कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसी तरीके से उनके ऑर्डर को भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अब कुछ आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि भाई देखो, एक तो जितनी भी कैनिज़ारो रिएक्शन होंगी उनमें प्रोडक्ट क्या होगा वो मैं आपको बता चुका हूं कि उनमें प्रोडक्ट होने वाला है कि आपको क्या करना है, किसी एक पार्ट को आप एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दो, सॉरी, किसी एक पार्ट को आप कन्वर्ट कर दो अल्कोहल में जिसका रिडक्शन हुआ होगा, और किसी एक पार्ट को आप कन्वर्ट कर दो कार्बोक्सिलेट सॉल्ट में जिसका ऑक्सीडेशन होगा। यही बेटा यहां पे याद रखने वाली बात है, टेक्निक है, ट्रिक है, आपको बस दिमाग में होना चाहिए। पहले अल्फा हाइड्रोजन देखो, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फिर देखो कंसंट्रेटेड बेस है, OH- है, अगर है तो ये रिएक्शन कैनिज़ारो हो जाएगी। और जैसे ही आपने को समझ में आ गया कि भाई ये रिएक्शन कैनिज़ारो है, अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक को आपको कन्वर्ट करना है अल्कोहल में और किसी दूसरे कार्बन को आपको कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको +4 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए बेटा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, PHCOH। अब यहां पे भी आप देखो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई यहां पे भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन होता तो ये एल्डोल भी दे सकता था। यहां पे हमारे पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन होता तो ये एल्डोल भी देता, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो अब तो कोई और संभावना बचती ही नहीं है। इसको केवल 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 कैनिज़ारो रिएक्शन ही देनी होगी। और कैनिज़ारो रिएक्शन में करते क्या है, जैसे मैंने आपको बताया है, ट्रिक क्या है कि किसी एक पार्ट को आप, जैसे एक मॉलिक्यूल दे रखा है लेकिन टेंशन नहीं लेनी है, आप उसको दो मान सकते हो। एक बार उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो, एक बार उसको कार्बोक्सिलेट के सॉल्ट में कन्वर्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, हम मान के चलते हैं यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड बेस है वो KOH है। अगर NaOH लोगे तो Na पॉजिटिव लगाना, KOH लेते हो तो K पॉजिटिव लगाना, और करना क्या है, एक बार उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करिए और एक बार उसको कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट करिए। ये हमारा आंसर आ जाता है बड़े आराम से। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा यहां पे भी आप देखिए, दोनों ही एल्डिहाइड के पास कहीं पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी एल्डोल नहीं हो सकता। लेकिन यहां पे दो एल्डिहाइड हैं और OH- को अटैक करना है पहले किसी एक पे। हम समझ लेते हैं कि कैसे अटैक होगा। भाई जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा उस कार्बन पे जाके अटैक करना पसंद करता है जहां पे क्राउडिंग कम हो, और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज्यादा हो। अब आप पहले इसको देखिए, पहले बेंजल्डिहाइड को देखिए। ये जो फिनाइल ग्रुप है ये +R भी हो सकता है। ये जो फिनाइल ग्रुप है, ये जो अपने पास फिनाइल ग्रुप है, अगर आप इसको देखो कुछ इस तरह से, तो इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी इस कार्बन को दे सकता है। तो जो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो फुलफिल हो रही है। तो ये वाला कार्बन अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, लेकिन यहां पे कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं है जो कि कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी काफी ज्यादा है,
ये बोल सकते हैं कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये वाला कार्बन लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, या फिर आप बोल सकते हैं मोर इलेक्ट्रॉन रिच है। तो भाई देखो, जो हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो तो हमेशा उस कार्बन पे अटैक करने वाला है जहां पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज्यादा हो। भाई नेगेटिव को क्या चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव को क्या चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कहां पे ज्यादा है? भाई यहां पे ऑक्सीजन नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, और यहां पे कार्बन डेल्टा पॉजिटिव। इस भी ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, और इस कार्बन पे क्या है? इस कार्बन पे अपना आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? इस कार्बन पे अपना आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव आया, प्लस आर के थ्रू उसकी जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी वो रेजोनेंस ने पूरी करनी स्टार्ट कर दी। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ये लेस डेफिशिएंट होगा। ये कार्बन कैसा होगा? ये लेस डेफिशिएंट, लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होगा। तो बेटा देखो, एक तो डिपेंड करता है कि भाई कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, OH माइनस का अटैक वहां पे होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। फॉर्मल्डिहाइड वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसीलिए OH माइनस की अटैक की संभावना फॉर्मल्डिहाइड पे ज्यादा है। और दूसरा, क्राउडिंग मैटर करती है। भाई ये आप समझना बेटा, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम है ये मॉलिक्यूल के इंटीरियर में है, सरफेस पे नहीं है। मॉलिक्यूल के सरफेस पे नहीं है ये, बल्कि ये क्या है? मॉलिक्यूल के अंदर है, सेंटर में है। ये जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम है ये कहां पे है? ये मॉलिक्यूल के सेंटर में है। जब OH माइनस जाके अटैक करेगा तो उसको कई ग्रुपों की रिपल्शन को फेस करना होगा। यहां पे केवल 2 हाइड्रोजन एटम है। दुनिया का सबसे छोटा एटम कौन सा है? हाइड्रोजन। ये तो बहुत छोटे से एटम है जो कि इस वाले कार्बन को कवर नहीं कर पा रहे होंगे, तो OH माइनस बड़े आराम से यहां पे जाके अटैक कर देगा। जबकि यहां पे देखो बेटा कितने एटम है? 6 तो कार्बन हो गए ये वाले, और 5 हाइड्रोजन है। 6 कार्बन हो गए और 5 हाइड्रोजन है, तो यहां पे कितने एटम लगे हुए हैं? यहां तो भाई 11 एटम लगे हुए हैं, और अगर हमने इसको काउंट कर लिया तो 12 हो गए। तो ये वाला कार्बन जो है ये बहुत ज्यादा ओपन नहीं है, ये बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं है न्यूक्लियोफाइल को। न्यूक्लियोफाइल अगर यहां पे अटैक करना चाहेगा तो उसको बहुत ज्यादा क्राउडिंग फेस करनी होगी। तो बेटा यहां पे क्या लॉजिक है? यहां पे लॉजिक ये है, जब भी आपको OH माइनस का अटैक कराना हो तो मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन एटम पे ही कराते हैं। फिर से बोलता हूं, जब भी OH माइनस या फिर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना होगा तो वो हमेशा मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम या फिर लेस क्राउडेड पे ही करेगा। आप ध्यान रख लेना, लेस क्राउडेड। कहां कराना है? लेस क्राउडेड पे कराना है। तो भाई OH माइनस के पास ऑप्शन तो 2 थे, एक मोर क्राउडेड, एक लेस क्राउडेड। वो कहां अटैक करेगा? वो अटैक करेगा लेस क्राउडेड पे। तो इसीलिए यहां पे OH माइनस का अटैक बेंजल्डिहाइड पे नहीं होके किस पे होगा? फॉर्मल्डिहाइड पे होगा। कुछ इस तरह से पहले यहां पे अटैक हुआ, यहां पे बन गया HCO नेगेटिव, HOH, H, और अपने पास है एक बेंजल्डिहाइड। तो अब क्या करना है? यहां से एक हाइड्राइड शिफ्ट यहां कराना है, और अपने पास ये वाला ग्रुप फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला ग्रुप अपने पास CH2O में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन का शिफ्ट होगा, शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे अगर हमने KOH यूज कर रखा है तो KH आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। मतलब याद रखने वाली बात क्या है बेटा? अब ट्रिक क्या है भाई? इतनी ज्यादा चीजें आपने समझ तो ली, लेकिन क्वेश्चन को यूज करने के लिए, क्वेश्चन को करने के लिए क्या सोचना पड़ेगा? सर कैसे सोचें कि सीधे आंसर आ जाए, कम टाइम में ज्यादा हो जाए। लालची भी बनना है और आलसी भी बनना है। आलसी क्यों बनना है? ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और लालची भी बनना है। लालची क्यों बनना है? भाई ज्यादा मार्क्स मिल जाए, कम टाइम में ज्यादा मिल जाए, इससे बढ़िया बात क्या है? तो उसके लिए ट्रिक क्या है बेटा? ट्रिक ये है, OH माइनस का अटैक करवाओ उस कार्बन पे कि जो लेस क्राउडेड है, और उसको अटैक कर देना, उसको कन्वर्ट कर देना आप सॉल्ट में, और जो बल्कि हो उसको कन्वर्ट कर देना एल्कोहल में। जैसे दोबारा देखते हैं। अब ओवरऑल हमें क्या समझ में आया कि अगर हमारे पास 2 कार्बन है जहां पे
एक लेस क्राउडेड है, एक मोर क्राउडेड है, और कैनिज़ारो रिएक्शन करानी है तो जो मोर क्राउडेड है उसको आप कन्वर्ट करिए फॉर्मिक एसिड के सॉल्ट में, और जो लेस क्राउडेड है उसको आप कन्वर्ट करिए एल्कोहल में। केवल आपको इतना ही याद रखना है, आपका ये क्वेश्चन बड़े ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। OH माइनस को जो अटैक है वो लेस क्राउडेड पे कराइए। अगर ये आप भूल जाते हो तो क्या नहीं भूलने वाली बात है? नहीं भूलने वाली बात ये है कि जब भी हमारे पास दो ऑप्शन हो तो लेस क्राउडेड को आपको कन्वर्ट करना है फॉर्मिक एसिड में और मोर क्राउडेड को आपको कन्वर्ट करना है एल्कोहल में। अगर आपके दिमाग में इतनी बात भी याद रह जाती है बेटा तो आपके कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, इस तरीके के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। जैसे ये जो एग्जांपल था ये दूसरे दो डिफरेंट एल्डिहाइड के बीच में था। इस तरीके की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इस तरीके की रिएक्शन को बोलते हैं क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था 4 प्रोडक्ट बने थे, वो कौन सा था? वो था क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। ये क्या है? क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है तो यहां पे क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन होगी। ये एग्जांपल हमने क्लोरीन का ले रखा है, इसके बारे में समझते हैं किस तरह से रिएक्शन होगी। CCl Cl Cl COH। पहले स्टेप में OH माइनस का अटैक एज यूजुअल यहां पे होगा, फिर क्या होगा? CCl Cl Cl COH O नेगेटिव और साथ में एक H। ठीक है बेटा, अब क्या है? अब हाइड्राइड शिफ्ट होगा। अब क्या है? हाइड्राइड शिफ्ट होगा। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि यहां पे बेटा हाइड्राइड शिफ्ट नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्राइड शिफ्ट से पहले ये जो CCl3 माइनस है ये एक बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप है, तो H माइनस के निकलने से पहले ये निकल जाता है। H माइनस के निकलने से पहले ये निकल जाएगा, CCl3 माइनस निकल जाएगा। और CCl3 माइनस निकल जाता है, अभी आपको अच्छे से भी समझाऊंगा। यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और फिर से ये नेगेटिव वापस चला जाता है। तो यहां क्या बनने वाला है? यहां पे अपने पास बनने वाला है फॉर्मिक एसिड। अब ये देखिए एसिडिक पार्ट हो गया अपने पास और ये वाला पार्ट थोड़ा सा बेसिक है, तो एसिड बेस की रिएक्शन हो जाएगी। H पॉजिटिव यहां आ जाएगा और फाइनली हमारे पास क्या बनने वाला है? फाइनली अपने पास बनेगा क्लोरोफॉर्म एंड सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। जो भी आपने यूज कर रखा होगा उसका K पॉजिटिव या Na पॉजिटिव आप यहां पे लगा देना। ठीक है बेटा, तो याद क्या रखना है? पहली बात ये याद रखनी है कि क्लोरल CCl3CHO, ये सारे के इस तरह जो CCl3CHO है ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये कभी भी कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि हाइड्राइड से पहले ही CCl3 माइनस का रिमूवल हो जाता है। तो क्लोरल कभी भी कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देते, ऑल्दो ये भी इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है लेकिन फिर भी ये कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देंगे। अब स्टेबिलिटी रीजन समझिए, C नेगेटिव C भाई हर क्लोरीन के पास एक वैकेंट डी ऑर्बिटल है, उसके पास कई सारे वैकेंट डी ऑर्बिटल है, हमें तो एक की जरूरत है, उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कई बार कभी इसके पास जाएगा, कभी इसके पास जाएगा, कभी इसके पास जाएगा, एक बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। ये कार्बन का p इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के वैकेंट डी में जाएगा, कार्बन का p इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के वैकेंट डी में जाएगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग। इसीलिए हम क्या बोलेंगे? इसको p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग बोलेंगे। तो CCl3 माइनस इतना बढ़िया लिविंग ग्रुप क्यों है? क्यों ये नेगेटिव चार्ज लेके निकल जाता है और स्टेबल हो जाता है? क्योंकि इसमें क्या हो सकता है? इसमें बैक बॉन्डिंग होने की संभावना है, रेजोनेंस होता है, कार्बन अपना नेगेटिव चार्ज क्लोरीन के वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही बढ़िया ऑसम वे में स्टेबल हो जाता है और पहले ही निकल जाता है, हाइड्राइड के निकलने का वेट नहीं करता है। तो आपको याद रखना है बेटा इस एग्जांपल के थ्रू कि क्लोरल जो है वो कभी भी कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देंगे। अब आप देखो बेटा ये इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन है, यहां पे विद इन मॉलिक्यूल रिएक्शन होगी, लेकिन ये भी बहुत ही इजी एग्जांपल है। जैसे मैंने आपको अभी समझाया था कि जब भी हमारे पास कुछ इस तरीके का केस हो कि दो कार्बन हो और किसी एक पे अटैक कराना है
तो आपको याद रखना है बेटा कि हमेशा OH माइनस का अटैक लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन एटम पे होता है। और मैंने आपको बताया था कैसे याद रखना है। ट्रिक क्या थी कि भाई जिस कार्बन पे क्राउडिंग कम है उसको कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर दीजिए, और जिस पे क्राउडिंग ज्यादा है उसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिए। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, देखो इस वाले कार्बन पे क्राउडिंग ज्यादा है तो इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, इस वाले कार्बन पे क्राउडिंग कम है तो इसको कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट करेंगे। तो फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, PH COH H CO O नेगेटिव। जो भी आपके पास अगर बेस NaOH है तो यहां पे Na पॉजिटिव लगा दीजिए, अगर KOH है तो यहां पे KOH लगा दिए। तो इस क्वेश्चन को भी बेटा बड़े ही आराम से किया जा सकता है। क्या दिमाग में होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए कि लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन एटम को हमें कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलेट सॉल्ट में, और मोर स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन एटम को हमें कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब ये वाला क्वेश्चन तो बेटा बड़ा ही इजी है, ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। करना क्या भाई, दो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, उनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कैनिज़ारो रिएक्शन होगी, और कैनिज़ारो रिएक्शन में होता है किसी एक को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो, किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए आप कार्बोक्सिलेट एसिड के सॉल्ट में, ओके, कार्बोक्सिलेट आयन में। तो सिंपली आप किसी को भी अल्कोहल बना दो, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किसी को भी अल्कोहल बना दो और दूसरे वाले को क्या करना, दूसरे वाले को कन्वर्ट कर देना कार्बोक्सिलेट के सॉल्ट में। अगर ये KOH दे रखा है तो यहां पे आप एक K पॉजिटिव लगा दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो ऑप्शन है अटैक करने के लिए, दो पोजीशन पे अटैक हो सकता है NO2 का। NO2 एक -R ग्रुप होता है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसका माइनस मीजोमेरिक इफेक्ट काफी ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा रेजोनेंस के थ्रू, ऑर्थो और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ये करेगा, ठीक है बेटा। अब आप देखो ये वाली पोजीशन तो हो गई ऑर्थो, ये वाली पोजीशन हो गई मेटा, और ये वाली पोजीशन होगी पैरा। जो NO2 है या तो वो ऑर्थो से विड्रॉ करेगा या फिर वो पैरा से विड्रॉ करेगा, और वो मेटा वाले से करेगा नहीं, मेटा वाले से केवल -I के थ्रू करेगा, -R के थ्रू नहीं करेगा। -I के थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉल कम होगा, लेकिन रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ज्यादा होगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास दो CHO हैं, एक मेटा वाला और एक पैरा वाला, ठीक है। यहां पे लगेगा -R इफेक्ट, यहां पे लगेगा -I इफेक्ट। तो -R की वजह से यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी। यहां पे भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो होगा NO2 की वजह से, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी उतनी ज्यादा नहीं होगी। ये वाला जो है ये मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने वाला है। और आपको मैंने अपने एग्जांपल्स में बताया था कि हमेशा जो हमारे पास बेस है या फिर न्यूक्लियोफाइल है, जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक हमें उस कार्बन पे कराना है जहां पे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज्यादा हो। मेटा वाला भी डेफिशिएंट है क्योंकि NO2 ग्रुप -I लगा रहा है, पैरा वाला भी डेफिशिएंट है क्योंकि NO2 ग्रुप -R लगा रहा है। लेकिन आपको पता है कि ओनली फ्यू एक्सेप्शन, अदरवाइज -R ग्रुप हमेशा डोमिनेट कर जाते हैं -I को। तो -R के थ्रू विड्रॉ ज्यादा कर रहा होगा और -I के थ्रू विड्रॉ कम कर रहा होगा। -R के थ्रू विड्रॉल ज्यादा हो रहा है, -I के थ्रू विड्रॉल कम हो रहा है। तो ये वाला जो कार्बन है पैरा वाला, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। OH- का अटैक पैरा वाले पे होगा, हाइड्राइड से पैरा से मेटा पे हो जाएगा। तो आपको इसमें करना क्या है, आपको ये जो पैरा वाला है इसको आपको कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में। अगर आपने NaOH यूज किया है तो आप Na पॉजिटिव लिख सकते हैं, और जो मेटा वाला है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे अल्कोहल में। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये भी सब
कुछ समझ में आ गया होगा। तो बेटा आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में मेरे पास इतना ही था। जब आप मेरी रियल क्लास में आओगे तो मेरे पास ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। हर एग्जाम्पल में हम कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने वाले हैं। बहुत बार हम सॉल्वेंट का इफेक्ट देखेंगे, D2O में क्या रिएक्शन होगी अगर हम D2O के साथ जो बेस लेते हैं उसमें भी NOD लगा दे, प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर हम सॉल्वेंट लेते हैं वाटर और बेस में लेते हैं NaOD तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे हजारों ही हमारे पास घुमाने वाली चीजें होती हैं, लेकिन वो घुमाने वाली बातें मैं आपको तभी बता सकता हूं जब हमारे पास टाइम होगा। आप मेरी क्लास में आएंगे, इनको देखेंगे, इनका आनंद लेंगे। तो मैं आशा करता हूं मैं आपको फिर से मिलने वाला हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेशन में, जो कि बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो बेटा हम लोग फिर से मिलेंगे। आई विल सी यू सून। आई एम रियली वेरी वेरी अगेन एक्साइटेड टू मीट यू ऑल इन द सेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टिल देन मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, टेंशन लीजिए मत। टेंशन दे सकते हैं कंपटीटर को, लेकिन देनी नहीं है। किसको? मम्मी पापा को नहीं देनी है और टीचर्स को नहीं देनी है और खुद भी नहीं लेनी है। ठीक है बेटा, तो मुस्कुराते रहो, खुश रहो, टेंशन लो मत, टेंशन अभी दो मत, खुश रहो। अगली बार मिलते हैं, क्लास में मिलते हैं और फिर से प्यार से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं AKG सर से। फॉर दिस टाइम थैंक यू एंड गुड बाय स्टूडेंट।